गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर सही है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो बस। ऑडिबिलिटी सही से देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। ओके, आज एंड करने वाले हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो एक बार मैं कंक्लूड करा देता हूं, ठीक है, मतलब समराइज करा देता हूं पूरा का पूरा चैप्टर। आज फिनिश है, बस एक पेनक्रियास बचा हुआ है जो हम ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में करा चुके हैं, ठीक है। ऑडिबिलिटी इट्स ओके। और एक्शन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन जो एक बहुत ट्रिक से समझाता हूं मैं, ठीक है, एक बार में क्लियर। फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। एकदम चैप्टर फिनिश है, मतलब आज टाइम आपका बहुत कम में ही हो जाएगा, मान के चलो, ठीक है। 2.5 घंटे की जगह हम 1.5 घंटे में ही खत्म कर देंगे और रिमेनिंग टाइम को आप एंजॉय करना अदर चीजों के डिवीजन के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, मतलब 4 लेक्चर भी पूरे नहीं लगे, ठीक है। कुछ भी छोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा। पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करा दी, सारे कंसेप्ट करा दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी, पीवाईक्यू करा दिए, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ा है, ध्यान रखना। हर चीज रिवाइज भी करा दी और ब्रेन में भी सेट करा दी, ठीक है। और आज फिर एक बार रिवीजन ले लेते हैं, चलो एक बार ले लेते हैं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी पिट्यूटरी। रिवीजन जब भी होगा ना, एकदम फोकस होकर के आंखें बंद करो, हर चीज ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। स्पेशली हम भूलते क्या है, हम भूलते हैं 2 चीजें, एक तो हार्मोन के नेम और उनके फंक्शन, और दूसरा डिसऑर्डर। बस इसी को आप दिमाग में रोटेट कर लो तो बस काम बन गया, चैप्टर हमारा एकदम फिक्स है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, पिट्यूटरी से स्टार्ट किया था। तो पिट्यूटरी मैंने बताया था बेटा, ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, और मिडिल पार्ट भी होता है जो एंटीरियर पार्ट का ही पार्ट है, ठीक है। मतलब वो बताता हूं अभी मैं। तो पिट्यूटरी हमारा सेला टर्शिका में होती है जो स्फिनोइड वुन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है। स्पेशली पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट के हार्मोन पिट्यूटरी के हार्मोन नहीं होते, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमस में ही बनते हैं, यहां से तो रिलीज होते हैं, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में बनते भी हैं और वहां से रिलीज भी होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। और उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, किसके थ्रू? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन के थ्रू, ठीक है। अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो उसमें 5 टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया था, एक मिनट, अरे एक मिनट क्या है चक्कर ये, अरे भाई बंद हो क्या है। ओके, ठीक है। तो उसमें ग्रुप ऑफ हार्मोन मिलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं जो हार्मोन रिलीजिंग पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब में, कितने? 5। एक को हमने बोला था, ठीक है, सोमैटोट्रॉफ। सोमैटोट्रॉफ वो सेल्स होते हैं जो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। इसी को हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, इसलिए ध्यान रखना इस ग्रोथ हार्मोन को हम एसटीएच भी लिखते हैं, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, क्योंकि सोमैटोट्रॉफ सेल से रिलीज होते हैं। ऐसी थायरोट्रॉफ, ठीक है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। जैसी एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफ जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कॉर्टिसोल रिलीज करने के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं गोनाडोट्रॉफ, जीएनआरएच, जीएनआरएच रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस, और यहां से गोनाडोट्रॉफिन रिलीज करता है। 2 थे, एलएच और एफएसएच, और एक था, ठीक है, पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो पीआरएल, ठीक है, यानी प्रोलैक्टिन, आप समझ रहे हो, जो अगेन मैंने बताया था किसको स्टिमुलेट करता है? मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क के जनरेशन को, यानी मेमोरी ग्लैंड को इंड्यूस करता है मिल्क के जनरेशन के लिए, फॉर्मेशन के लिए। तो ये पूरा हमने क्लियर करा दिया था। पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से निकल रहे हैं, ठीक है। इसमें से मैंने बताया था एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक के अलावा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी, ठीक है, यहां से रिलीज होते हैं, ठीक है, जो पार्ट्स इंटरमीडिया का सीक्रेशन है। तो पार्ट्स इंटरमीडिया और पार्ट्स डिस्टेलिस दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट हैं, जबकि पार्ट्स नर्वोसा ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, मतलब हाइपोथैलेमिक प्रोजेक्शन है। एकदम क्लियर था। फंक्शन समझ में आई गई आपके। ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, बस डिसऑर्डर ध्यान रखने हैं ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड। हमने डिसऑर्डर बताया था हाइपो और हाइपर। हाइपो में बताया था हमने बेटा, अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन हाइपो बहुत कम हो जाए या इनिशियल फेज में ना हो तो बहुत
छोटे छोटे हाइट रह जाती है, मतलब आप समझ गए ना, 2 से 3 फीट, इसको मिड गिट बोलते हैं या सर्कस के बोने बोल सकते हो आप, ठीक है, जो मेंटली और सेक्सुअली नॉर्मल होते हैं बट ठीक है फिजिकली डॉर्फ हो गए, मींस हाइट कम हो गई उनकी। क्लियर है बिल्कुल। ऐसे फीमेल आगे जाकर के बेबी कंसीव नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि सेक्सुअली एबनॉर्मल है, सेक्सुअली नॉर्मल है, पर एक्चुअल में बॉडी के साइज की वजह से बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है आगे जाकर के। तो एक पर्टिकुलर डिपेंड करता है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो वो सैरोगेसी का यूज भी कर लेते हैं। और कई केसों में अगर थोड़ी बहुत हाइट ठीक है, मतलब अगर डॉक्टर कहता है कि हाँ यार ठीक है वेट के हिसाब से मेजर कर लेता है, तो कंसीव भी कर लेते हैं बहुत केसों में। पर बहुत सारे केसों में ऐसा भी देखने को मिला है कंसीव नहीं करते, तो डॉक्टर उनको मतलब सजेशन ही नहीं देते कंसीव करने के लिए, सैरोगेसी कर लें ज्यादा बेटर है। सैरोगेसी समझते हो ना, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसके बाद बात करते हैं। तो ये तो हाइपो हो गया। अच्छा हाइपर की भी हमने केस बताए थे। हाइपर अगर इनिशियल फेज में, आपकी ग्रोइंग फेज में हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, जाइजेंटिज्म, ठीक है, यानी एक तरीके से खली लाइक स्ट्रक्चर। हाँ अगर आपकी बोन फ्यूज हो चुके हैं, मतलब हाइट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, फिर भी ये निकल रहा है, या कई बच्चों को देखा है मैंने, कई जैसे कुछ मेडिसिन आते हैं जैसे लॉन्ग लुक और यानी क्या क्या करके जो भी है हाइट इंक्रीज करने के लिए, वो बिना किसी डॉक्टर के, समझ रहे हो ना, कंसल्टेंसी को उठा करके चालू कर देते हैं, भाई अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं। फिर क्या होगा, जब आपकी बोन्स फ्यूज हो चुके हैं और आप जबरदस्ती ऐसे फैक्टर ले रहे हो जो आपकी हाइट को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, बोन की हाइट तो नहीं बढ़ेगी, नोज की हाइट बढ़ जाएगी, मतलब नोज बाहर निकल आएगी, आपकी लोअर जॉ बाहर निकल आएगा, हो सकता है आपके हाथों में डिसबैलेंस कहीं हो जाए, हो सकता है बॉडी के अदर पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं यूज करनी चाहिए जो हार्मोनल कहीं ना कहीं स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो समझ में आई है, ये चीजें ऐसे नहीं लेनी चाहिए कभी भी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा एक्रोमेगेली, मोस्टली केस में लोअर जॉ थोड़ा बाहर आ जाता है, इसको एक्रोमेगेली बोलते हैं। तो हाइपर भी क्लियर था, हाइपो भी क्लियर था, इसको याद रखना है, इसको हम, ठीक है, मिड गिट टर्म यूज किया था मैंने हाइपो के लिए। फिर हमने आगे बढ़े थे बेटा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों ही टाइप के हार्मोन रिलीज कर लेता है। रिलीजिंग हार्मोन के अंदर मैंने बताया था सारे हार्मोन के आगे रिलीजिंग 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 लगाते जाओ, और इनहिबिटिंग हार्मोन के केस में ध्यान रखना है आपको, एक तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सोमैटोस्टैटिन, और आज भी हम सोमैटोस्टैटिन के बारे में पढ़ने वाले हैं पैनक्रियास के अंदर, याद हो डाइजेशन में भी बताया था, तो यहां भी हम सोमैटोस्टैटिन टर्म यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा हमने बताया था सोमैटोस्टैटिन के अलावा डोपामाइन, ठीक है, डोपामाइन एक्साइटेटरी भी कहीं कहीं काम करता है, बट मोस्टली इनहिबिटरी काम करता है। यहां पर क्या काम करेगा, पीआरएल के सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा, पीआरएल के सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और रिमेनिंग हार्मोन खुद अपने सीक्रेशन को इनहिबिट कर लेते हैं बाय फीडबैक इनहिबिशन। तो ये भूलने वाले पॉइंट मैंने बता दिए जहां से आप भूलते हो। तो आपकी पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस कवर हो गई। हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन हो गए, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं वो भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। आप समझ रहे हो ना, कहां बन रहे हैं, हाइपोथैलेमस में, सिक्रेटरी न्यूरॉन के थ्रू, उनके साइटोन में, ठीक है। बंच ऑफ साइटोन कहां है, ऊपर है, हाँ उनके टर्मिनल एक्सोन नीचे हैं, उनमें हियरिंग बॉडी होते हैं, वहां एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस से रिलीज होते हैं, पर बनते हैं हाइपोथैलेमस में। चलो ये वाली क्लियर था आपको, यहां तक कोई डाउट नहीं था फाइनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीनियल ग्लैंड कराया था, मेलेटोनिन हार्मोन क्या काम करता है भाई, आपकी सर्केडियन साइकिल, डायूर्नल साइकिल, स्लीप वॉक साइकिल, आप समझ रहे हो, आपके 24 आवर की जो रिदम है उसको मेंटेन करता है। लाइट इसको स्टिमुलेट करती है, इनहिबिट करती है, लाइट हमेशा इसको इनहिबिट करती है, यानी लाइट की एब्सेंस में ही ये इंक्रीज होगा, प्रेजेंस में इंक्रीज नहीं होगा। मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए आप, यहां तक समझ में आनी चाहिए आपको, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए पीनियल ग्लैंड में। और मैंने बताया भी था पीनियल ग्लैंड क्या है, आदि अनंत, ठीक है, छोटी सी ग्लैंड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है अभी, ठीक है, बट मैंने बताया ना कि ये बहुत खतरनाक ग्लैंड है, बहुत डेंजरस ग्लैंड है, आपको कहां से कहां ले जा सकती है, आपको क्या से क्या करवा सकती है, ठीक है, बस इतना ही हिंट बहुत है। फाइनली हमने बात की थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं तो मेलेटोनिन हार्मोन के फंक्शन मैंने एनसीईआरटी वाले लिखा दिए थे आपको सारे के सारे, और वही याद रखने, कुछ एडिशनल कहीं कहीं मैंने ऐड भी करा दिए हैं जहां मुझे लगता था कि प्रोबेबिलिटी है, बाद बाकी के एनसीईआरटी के सारे मैंने ऐड करा दिए, एनसीईआरटी तो छोड़ी ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया मेलेटोनिन हार्मोन आपके डिफेंसिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, यानी आपके टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि भाई मैंने बताया था शाम होते ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, बीएमआर स्लो हो जाता है, और सुबह होते ही यानी मेलेटोनिन कम होते ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं, और डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होने का मतलब आपका बीएमआर बढ़ जाता है, ठीक है।
तभी तो कहते हैं सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, सुना होगा आपने, ठीक है। राइट नोस्ट्रिल से, देखो अभी एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेते हैं। सारे के सारे बच्चे जो अभी मेरे सामने अपने रूम में बैठे हुए हैं, अपने ऐसे अपना हाथ लगाएं और एयर को निकालें। राइट नोस्ट्रिल तेज चल रहा है, लेफ्ट तेज चल रहा है, जरा बताओ अभी। ऐसे यानी एयर ज्यादा राइट से आ रही है लेफ्ट से आ रही है, जरा बताओ। कई बच्चे कहेंगे, अभी बच्चों ने मोदी जी नाम दिया था, बच्चे कहेंगे बाबा रामदेव, भैया वो भी महान है, ठीक है। तो जरा बताओ, राइट नोस्ट्रिल आप क्या एयर फ्लो ज्यादा हो रहा है, लेफ्ट से ज्यादा एयर फ्लो हो रहा है, जरा बताना। क्योंकि यार टाइम है, इंटरेस्टिंग क्लास होनी चाहिए, मजा आना चाहिए, बच्चों को कुछ सीखने को भी मिलना चाहिए, ठीक है। पता तो हो, अच्छा राइट 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 राइट, लेफ्ट भी है, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, बोथ, अच्छा बोथ, अरे बोथ तो चलेगा, ज्यादा कौन सा चल रहा है, राइट या लेफ्ट, मैं ये पूछ रहा हूं। बोथ, बच्चे बोथ भी लिख रहे हैं। बराबर नहीं होगा बेटा, एक से ज्यादा होगा, एक से कम होगा, जिससे ज्यादा है वो बताओ मुझे। बहुत बच्चों का लेफ्ट भी है। जिन बच्चों का इस समय लेफ्ट चल रहा है, मामला सही नहीं है, ठीक है। सुबह के टाइम राइट चलना चाहिए आपका, ठीक है। वैसे तो चेंज होता रहता है, ये फिक्स नहीं है, पर मोस्टली सुबह के टाइम आपका राइट होना चाहिए, जो पर्टिकुलर कुछ टाइम बाद चेंज होता रहता है, ठीक है। फिर अगेन अगर आप सही हो तो लेफ्ट चलेगा, लेकिन अगेन राइट आ जाएगा वो, ठीक है। तो क्योंकि राइट नोस्ट्रिल आपको, इसको कहते हैं सूर्य नाड़ी, मतलब अग्नि, मतलब सूर्य, समझ रहे हो ना, यानी बॉडी को गर्म करने वाली, मतलब वो चीज जो बॉडी के बीएमआर को बढ़ाती है, यानी बताती है कि आपका बीएमआर सुपर है, बिंदास होके कुछ भी खाओ, ठीक है। हाँ, अगर लेफ्ट चल रही है, सुबह का टाइम है और आप सोचा कि आज तो समझ रहे हो ना ढंग से खाएंगे, मामला बिगड़ जाएगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो चेक करते रहा करो राइट है लेफ्ट है। उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप अगर राइट एक्टिवेट करनी है, लेफ्ट से एयर लो, राइट से निकालो, लेफ्ट से लो, राइट से निकालो, कंटिन्यू उसको रिपीट करो, ठीक है। रिपीट करने में धीरे एकदम नहीं होगी, धीरे 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 वो मेंटेन होना चालू हो जाती है। सुबह के टाइम राइट, पर शाम जब आप सोने जाते हो तो लेफ्ट चलनी चाहिए, ठीक है। उस समय आपकी बॉडी शांत होनी चाहिए, तभी तो आपको प्रॉपर नींद आएगी, ठीक है। यानी बीएमआर आपका स्लो होना चाहिए। उस समय राइट चल रही है तो अभी गड़बड़ है, उस समय लेफ्ट एक्टिवेट करो, जिससे बॉडी को प्रॉपर रिलैक्स मिले, बीएमआर आपका शांत हो, ठीक है। आप अच्छी से नींद ले पाओ, कम टाइम के अंदर पूरी रेस्ट ले पाओ आप, ठीक है। तो यही बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, पूरी साइंस है, यूं कि हवा में बातें नहीं होती। इंडिया की साइंस उस समय बहुत बहुत एडवांस थी, इतनी एडवांस मैं क्या बताऊं। तक्षशिला, तक्षशिला के अंदर अगर मेडिकल साइंस की बात करते हैं, जो आज के डॉक्टर्स हैं वो कुछ भी नहीं है उन डॉक्टर्स के आगे। वो मतलब बहुत बहुत सुपर लेवल के, मतलब वो दूर से ही देख के बता देते थे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, इतनी लेवल की साइंस थी। मतलब साइंस के अगर मैं एक्सप्लेनेशन देखता हूं कि मैं खुद दंग रह जाता हूं, यार इतने एडवांस लोग थे। और आज के डॉक्टर्स क्या है, जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेगी, समझ रहे हो ना, आप पहुंचोगे क्या क्या प्रॉब्लम है, आप बताते जाओगे, प्रॉब्लम्स लिखते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम के टेस्ट लिख देंगे। पहले तो भाई टेस्ट करा के आओ, तब बात करेंगे, ठीक है। जब टेस्ट करा के आएंगे तो फिर ढेर सारी दवाएं लिख देंगे। तो ये एक्सपर्ट ही कहां हुई, ये तो मशीनें बता रही हैं, आप उसके रटी हुई दवाएं वो आप लिख दे रहे हो बस। तभी तो कह रहे हैं ये तो कोई भी कर सकता है। पर वो लोग वाकई में इंटेलिजेंट थे, ना कोई इंस्ट्रूमेंटेशन थे, ना कुछ था। वो दूर से देख करके या नाड़ी पकड़ करके या आपके चलने ढलने और सांस लेने की प्रक्रिया से ही बता देते थे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। मतलब ये बहुत एडवांस है। तो मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, ठीक है। नहीं तो अगर उसका आप लिटरेचर देखोगे कि मतलब साइंस बहुत सुपर लेवल पर थी, बहुत सुपर लेवल पर, बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के। वो ऑलरेडी इतने इंटरनल, इतने एनर्जी थी उनके पास, इतनी चीजें थी। तो समझ में आया। वापस आते हैं, तो अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड। समझ में आया, पीनियल ग्लैंड बड़ी खतरनाक ग्लैंड है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड के मैंने कहीं एक दो ऐसे स्पिरिचुअल जो जर्नल्स आते हैं उसमें लिख रखा है कि उस समय के लोग, अब आज भी होते होंगे, मुझे तो पता नहीं है, हम लोग तो आप भी के संग रहते हैं, ठीक है। जो कुछ लोग होते होंगे जो मेडिटेशन करते हैं बहुत अच्छा, तो वो अपनी मतलब कह सकते हो सोल को, या कह सकते हो अपनी इंटरनल एनर्जी को बॉडी से अलग करने में कैपेबल हैं, ठीक है। वो अलग भी कर सकते हैं और फिर एंटर भी करा सकते हैं योग के हेल्प से, ठीक है। वो मूव भी कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। बस ये कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि बॉडी तो एक तरीके से एक फिजिकल एक पार्ट है, उसमें एक्चुअल में तो एनर्जी अंदर ही है, आप समझ रहे हो। वो तो सबको पता है यार, है सोल है, इट इज एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट है। और तभी तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हम कई बार बता चुके हैं आपको, जाकर के एनर्जेटिक फील करते हैं। वो क्यों करते हैं, वो एक तरीके से बैटरी है जहां आप चार्ज होते हो।
मिस्र के पिरामिड इसी कंसेप्ट पर बनाए गए थे, ठीक है। जब मिस्र की सभ्यता थी तो उस समय मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च नहीं हुआ करते थे। उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं हुआ करता था, ठीक है। एक इंसान थे सारे के सारे। पिरामिड कंसेप्ट था, ठीक है। हाँ, उनमें भी थोड़े बहुत उनके उस समय के मिस्र की सभ्यता से भी पहले की बात कर रहा हूं, उसमें थोड़ा बहुत आ गया था, ये तुम ये हो, तुम, उसमें डिवीजन आ गए थे, ठीक है। वो राजाओं की वजह से थे। और बाद में ये रिलीजन बनाए गए, ये राजाओं ने ही बनाए हैं, ठीक है, जिससे कि आसानी से प्रजा पर राज्य किया जा सके। और वही कंसेप्ट है, वही चलते आए हैं, वही चल रहा है। और बस वही है, प्रजा पढ़ी लिखी नहीं थी। वही एजुकेशन किसको मिलती थी? एजुकेशन मिलती थी सिर्फ राजाओं के, जो राजा महाराजा होते थे उनके बच्चों को, ठीक है। और किसी को एजुकेशन नहीं मिलती थी, क्योंकि एजुकेट अगर सबके सब हो गए तो मामला बिगड़ जाएगा ना। फिर तो वो, समझ रहे हो, राजगद्दी के लिए क्या करेंगे? दावेदारी करेंगे। तो बस एजुकेशन मत होने दो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लोगों का एजुकेट होना। अगर लोग एजुकेट होंगे, समझेंगे हर चीज सही क्या है गलत क्या है, तो वो अच्छे से निर्णय ले पाएंगे सही गलत के। तो नो डाउट एवोल्यूशन होगा। एवोल्यूशन होगा तो जो ह्यूमन जिस वजह से बना है वो चीज आगे बढ़ेगी, यानी हमारे ब्रेन की कैपेसिटी और आगे इंप्रूव होगी और हम बेटर होंगे। हम कहते हैं ना भाई, एलियन आ गए। एलियन का मतलब है भाई, कहीं ना कहीं अगर हो सकता है वो हमसे डाउन हो सकता है हमसे बहुत एडवांस हो, ठीक है। डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी। भाई हमारे पास तक अगर आप आ रहे हैं और हम वहां तक नहीं जा पा रहे, तो नो डाउट हमसे एडवांस होंगे, ठीक है। हमसे, हाँ, कुछ प्लेनेट हो सकते हैं वहां पर ऐसे जीव हो जो हमसे बिल्कुल लोअर हो, क्योंकि वो लोअर है तभी तो वो हमारे पास तक नहीं आ पा रहे, ठीक है। हम उनके पास जा सकते हैं, बट अभी जो हमारे पास आएगा वो हमसे बहुत बहुत एडवांस होगा। तो बस यही कंसेप्ट है, आप समझ रहे हो। तो सीधी सी बात है, एवोल्यूशन ब्रेन की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, जिस तरीके से आप इवॉल्व हो रहे हो। तो इन सब के अंदर पीनियल ग्लैंड का बड़ा प्यारा रोल है भाई, ठीक है। इसको एक्टिवेट करो और मेलेटोनिन हार्मोन के सीक्रेशन को रिलीज करवाओ, ठीक है। और अपनी इंटरनल एनर्जी को एक्टिवेट करो। तो पीनियल ग्लैंड समझ में आ गई, बस इतना बहुत है, ठीक है। इनके फंक्शन सबके याद रखना। पीनियल ग्लैंड की अगर बात आगे बढ़ते हैं, तो हमने बात की थी थायराइड ग्लैंड, तो सॉरी थाइमस, थायराइड तो पहले थाइमस और बताई थी मैंने, उसका थायराइड पर आ रहे हैं। थाइमस ग्लैंड की बात की थी। थाइमस के अंदर बताया था मैंने पोजीशन क्या है भाई, आगे तो स्टर्नम है और पीछे हार्ट का एओर्टिक आर्क है। हार्ट और स्टर्नम के बीच में बिटवीन लंग्स होती है भाई, लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है। पहले तो साइज बढ़ेगा इसका, आपकी ग्रोथ के साथ साथ साइज बढ़ता है। जब ऑप्टिमम साइज हो जाता है फिर साइज रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है इसका, और ओल्ड एज पर आकर के बहुत रिड्यूस हो जाता है, और तभी तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तभी तो कहते हैं कि अगर लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है जिसके अंदर जिंदा वायरस या बैक्टीरिया है, क्या ओल्ड पर्सन को दे सकते हैं? नो, वो छोटे बच्चों को देंगे क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, ठीक है। मेमोरी कम होती है पर इम्यून सिस्टम मजबूत ज्यादा होता है, ठीक है। मेमोरी जितना आप एक्सपोज कराओगे उसको उतनी मेमोरी जनरेट होती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जो प्रेगनेंसी का केस हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को हम ऐसी वैक्सीन नहीं देते, ओल्ड एज पर नहीं देते। किसी को एचआईवी का इंफेक्शन हो रखा है उसको नहीं देते। किसी को एससीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो रखा है, जो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाने वाले हैं, हर साल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, मान के चलो, ठीक है। उसको भी हम ये ऐसी वैक्सीन नहीं देते। इन सबको हम वैक्सीन देते हैं किल्ड वैक्सीन, जिसमें वायरस और बैक्टीरिया किल्ड हो। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने जिक्र कर लिया इस पर, आपके दिमाग में भी रहे। तो इम्यूनिटी कंसेप्ट है सारा, ठीक है। तो इम्यूनिटी समझ में आ गया कि ओल्ड पर्सन की वीक होती है क्योंकि थाइमस रिड्यूस हो जाती है। थाइमोसिन जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों को ही इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों के ही, ठीक है। और इन का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कहता भी हूं बेटा अपनी डाइट में हल्दी का दूध लिया करो, ठीक है। टीचर के संग संग एज ए पेरेंट्स बात भी कर लेता हूं, ठीक है। कहीं ना कहीं वही मैं आपको बोलता हूं कि ऐसी चीजें लो जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक, क्योंकि अभी मैं फिर से देख रहा हूं कैंसर के बहुत सारे केस फिर से मुझे सुनने में मिल रहे हैं कि यहां कैंसर वहां कैंसर, इस वजह से कैंसर। तो कैंसर का होना भी इम्यून सिस्टम का वीक होना है, ठीक है। जंक फूड खाना बंद कर दो, बाहर की फूड बिल्कुल रिड्यूस कर दो, ठीक है। इम्यून सिस्टम बूस्टर लेना चालू कर दो, ठीक है। लाइक ग्लोए, लाइक हल्दी जो बताया था मैंने आपको, हरी हल्दी जो आती है, ये इम्यून सिस्टम बूस्टर होती है। और टी लिम्फोसाइट की अमाउंट को बढ़ाती है। और टी लिम्फोसाइट एंटी वायरल भी होते हैं और टी लिम्फोसाइट एंटी कैंसरस भी होते हैं, दोनों के लिए बहुत बेहतरीन काम करते हैं। जब बॉडी में इनकी नंबर कम हो जाती है तब जाकर के कैंसर और वायरस के इन्फेक्शन इजीली हो पाते हैं। तो बस इनको अगर आप डाइट में बढ़ा रहे हो, जी मैं नहीं बोल रहा, आज की डेट में इन आर्टिकल को पढ़ करके जितने भी सेलिब्रिटीज या जितने भी ये आप इनको अपना हीरो समझते हो, जो भी हीरोइन समझते हो, जो भी है, ठीक है, वो सब इन्होंने लेना चालू कर दिया है। वो पता है कि यार इम्यून जिंदा रहना है और आगे तक हेल्दी रहना है, तो ये चीजें डाइट में ऐड करने पड़ेंगी, आपको भी करने पड़ेगी बेटा, ठीक है।
तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, थाइमस में दोनों के दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं। थाइमस के बाद हम आगे बढ़ गए थे थाइमस थायराइड, ठीक है, थायराइड पर आ जाते हैं। अगर मैं थायराइड की बात करता हूं, एच शेप होती है, बटरफ्लाई लाइक होती है, इस्थमस से कनेक्टेड होती है। थायराइड में ही पैराथायराइड होती है। थायराइड दो टाइप की हार्मोन रिलीज करती है, थायरोकैल्सिटोनिन और थायरॉक्सिन। अगर थायरोकैल्सिटोनिन की बात करता हूं तो पैरा फॉलिक्यूलर सेल, जो फॉलिकल के बाहर होते हैं, ठीक है, वो रिलीज करते हैं। क्या काम करती है? हाइपरग्लाइसेमिक है, हाइपोग्लाइसेमिक है, हाइपोग्लाइसेमिक है। कब रिलीज होती है? जब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए तब रिलीज होता है ये हार्मोन। क्या करता है? हाइपो कम करता है कैल्शियम को। कैसे करता है? ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक बोल गया, सॉरी, हाइपरकैल्सेमिक, ठीक है, हाइपोकैल्सेमिक। कैल्शियम के लेवल को कम करने का काम करता है। कब निकलता है? जब हाइपरकैल्सेमिक कंडीशन आ जाए, हाइपरकैल्सीमिया हो जाए, ठीक है, तब जो निकलता है। कैल्शियम के लेवल को कम कैसे करता है? कैल्शियम को उठा करके बोन के मैट्रिक्स से जोड़ना स्टार्ट करना चालू कर देता है, जोड़ना, ठीक है। और फिर भी रह जाए तो उसको एलिमिनेट करता है, किडनी के थ्रू बाहर निकालता है। थायरोक्सिन क्या काम करता है? बीएमआर को कंट्रोल करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। T3 T4 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। T3 T4 को हम क्या बोलते हैं? ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन। अगर टायरोसिन अमाइनो एसिड से दो आयोडीन बाइंड हो जाए तो डाई आइडो टायरोसिन और मोनो आइडो टायरोसिन बोलते हैं, ठीक है। यानी टायरोसिन अमाइनो एसिड की आयोडोनेटेड फॉर्म होती है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की मोस्ट एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? T3। लो एक्टिव फॉर्म कौन होती है? T4, ठीक है। स्टोर फॉर्म कौन सी होती है? थायरोग्लोबुलिन। ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पर आ जाते हैं। थायरोक्सिन की कमी से हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, तीन डिसऑर्डर ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। एक तो मैंने बताया, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो भी थायरोक्सिन नहीं बनेगा ड्यू टू, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। और क्या हो जाएगा आपको? आपके जो नेक वाला रीजन है पूरा का पूरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड फैल जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा आयोडीन चाहिए तो अपने साइज को बढ़ाना चालू कर देगी। इसको बोलते हैं सिंपल गोइटर। अच्छा, एक और बताया था मैंने इसके अंदर, ठीक है, अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए ऐसी मदर को, ठीक है, जो प्रेग्नेंट है, तो बेबी में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म, ठीक है। बहुत सारे इसके सिम्टम है। इसकी टंग बाहर आ जाएगी, पॉट्रूडिंग, ठीक है, टंग हो जाएगी उसकी आईक्यू लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, उसका मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से, एक्चुअली हर तरीके से रिटार्डेड बच्चा होगा, ठीक है। उसकी बैकबोन भी टेढ़ी हो जाती है, पिजन शेप हो जाती है। इसके अलावा भी ठीक इसको स्किन हो जाती है मोटी, थिक स्किन हो जाती है, रफ टाइप की, ठीक है। उसको डीफ म्यूटिज्म हो जाता है, ठीक है, कह सकते हैं सुनना और बोलना दोनों ही बंद कर देता है ऐसे बच्चे। तो ऐसे प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ऐसे एबनॉर्मल फिटस बन जाते हैं अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है। ऐसी हमने बात की थी अगर फीमेल एडल्ट है और हाइपोसिक्रेशन हो जाए उसके केस में, ठीक है, तो अक्सर कर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आयोडीन होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि बेटा आप और तो सब खा रहे हो, थोड़ा आयोडीन, कभी कभी नारियल पानी भी पी लिया करो, ठीक है, हफ्ते में 2 दिन, ठीक है। कहते हैं सर क्या होता है उससे, ठीक है। साउथ में तो बड़ा कॉमन है, बट तभी तो वो लोग हेल्दी रहते हैं, उनका बीएमआर, बहुत कम लोग बहुत मोटे तगड़े होते हैं, जबकि चावल खाते हैं। साउथ में अगर देखोगे आप, चावल खाते हैं पर वो दो चीजें बहुत बेहतर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक तो नारियल पानी और एक फिश। फिश में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारी डाइट में तो होता ही नहीं है। आप कहां खाते हो ओमेगा? ओमेगा 3 फैटी एसिड इज द पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इट इज अ, कह सकते हो आप, एसेंशियल फैटी एसिड, जो हमारी डाइट में है ही नहीं। अगर पतला होना है आपको तो ओमेगा 3 की डाइट बढ़ा दो। हार्ट के डिसऑर्डर से बचना है, ओमेगा 3 अपनी डाइट में बढ़ाओ। अब कई बच्चे कहेंगे सर फिश खाएं इसके लिए, भाई ठीक है, फिश मत खाओ तो नेचुरल सोर्स में भी है अलसी के सीड होते हैं, उनमें ओमेगा 3 होता है, बहुत बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 3 का। ओमेगा 3 आप डाइट में ऐड करो, अपने आप पतले हो जाओगे, मतलब आप हेल्दी हो जाओगे, पतले हो ना हो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ ओमेगा 3 नो डाउट लोग जो डाइटिशियन है वो रेफर करते हैं पतले होने के लिए, पर ये मैं नहीं बोल रहा, वो रेफर करते हैं। और नो डाउट ये मैंने भी आर्टिकल पढ़ रखे हैं कि ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। किसी को हेयर फॉलिंग हो रखी है तो वो भी ओमेगा 3 ले सकता है, उसमें भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, पर बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ओमेगा 3 पर बहुत बेहतर रोल करता है, पर ओमेगा 3 जेन्युइन होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो, ओमेगा 3 बेहतर होना चाहिए। नहीं तो जो लोग फिश खाते हैं तो उनके केस में तो मैंने देखा है कि ओमेगा 3 को सफिशिएंट मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि फिश के अंदर ओमेगा 3 होता है। और साथ में मैंने बता दिया आपको, ठीक है, तो ओमेगा 3 बहुत, और विटामिन डी डेफिशिएंसी भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है। तो आप क्या कर सकते हो साथ में इसके लिए भाई सन में नहीं, भाई मैं शहरों में देखता हूँ, भाई घरों में रहते हैं, है ही नहीं की फैसिलिटी, तो आप विटामिन डी टैबलेट्स ले सकते हो एज ए सप्लीमेंट, ठीक है, किसी फैटी चीज़ों के साथ, जैसे आप दूध के साथ ले सकते हो, मतलब
मक्खन क्रीम इनके साथ लेना पड़ेगा तो ही फायदा करेगा, बेकार है नहीं तो। और सुबह के टाइम लोगे, शाम के टाइम बेकार है, वो सब बर्बाद जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। यानी क्या ले रहे हो, कब ले रहे हो, किस समय ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, सब चीज डिपेंड करती हैं, तब वो बॉडी को मिलती है, ऐसे नहीं यूं ही मिल जाती है, ठीक है। चलो आज का सेशन तो एकदम नॉलेज वाला सेशन भी हो गया और रिविजन भी हुआ जा रहा है पूरा। अब हाइपर में भी मैंने एक बताया था, आपको याद हो, ठीक है। हाइपर में क्या बताया था मैंने? हाइपर में बताया था बेटा एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, आंखें बाहर आ जाती हैं, ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ म्यूकस बिहाइंड आई बॉल, ठीक है। तो आंखें बाहर निकलती हैं एकदम, मतलब हाई, मतलब ये एक तो ये इसका है, जैसे ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में भी कुछ कुछ ऐसा होता है, पर ग्लूकोमा में इतना नहीं होता। ग्लूकोमा में अंदर जो अंदर विट्रस ह्यूमर है वो बढ़ जाता है, और इसमें पीछे बढ़ जाता है म्यूकस, तो आंखें ऐसा लगता है बाहर निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है आपको। एक्सोप्थेल्मिक इज आल्सो कॉल्ड ग्रैब डिसीज, ठीक है। इसमें बीएमआर बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है आपका, ठीक है। और आप पतले के पतले हो रहे हो, खा रहे हो, कुछ लग ही नहीं रहा है, सर इतनी इतनी खाते हैं, कुछ लगता ही नहीं है, दुबले के दुबले पतले हैं, तो भाई बीएमआर कम करो भाई अपना, ठीक है, ज्यादा है। कोई बच्चे कहते हैं सर एक रोटी खाते हैं दिन भर में, पता नहीं एक रोटी खाते हैं तुरंत ऐसा लगता है भाई लग गई, तुरंत मोटे होते जा रहे हैं, वो लग नहीं रही है, वो फैट में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि बीएमआर बहुत कम है, ठीक है। तो आपको बीएमआर को बढ़ाना है, तो बीएमआर को कंट्रोल करना है, बस सीधी सी बात, और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो वापस आते हैं, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया थायराइड वाला। अब बात करते हैं पैराथायराइड। पैराथायराइड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? पैराथ हार्मोन, पीटीएच। क्या काम करता है? ये भी कैल्शियम को रेगुलेट करता है। हाइपर या हाइपो? ये हाइपर करता है। क्या, कैसे करता है? कैल्शियम को बोन से ब्रेक कराता है, रिजॉर्प्शन कराता है, मतलब क्या करता है? ये ऑस्टियोक्लास्ट को सिग्नल भेजता है, और ऑस्टियोक्लास्ट बोन को तोड़ना चालू कर देते हैं, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। ये जेजी सेल को सिग्नल भेजता है, वो कैल्सीट्रायोल रिलीज करना चालू कर देते हैं, और ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। कैल्सीट्रायोल गट से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है, ब्लड कैल्शियम लेवल अगेन इंक्रीज हो जाता है। ओके, क्लियर, फिनिश। अगर पीटीएच कम हो जाए तो टीटेनी हो जाएगी, क्योंकि पीटीएच कम हुआ, पैराथ हार्मोन कम हुआ, तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, ब्लड कैल्शियम लेवल कम हुआ तो आपको टेटेनी हो जाएगी। क्लियर है बिल्कुल? उसका पूरा मैकेनिज्म मैंने कहा बता दिया, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में फुल्ली एकदम कंसेप्चुअल क्यों होती है। यहां तक कोई डाउट? यार तुम्हारे मैसेज तो देखें, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बीएमआर, ओके। मेरे बच्चे पूछेगा सर बीएमआर कैसे बढ़ाएं? भाई एक्सरसाइज करो, योगा करो, ठीक है, थोड़ा हाथ पैरों को चलाओ, बीएमआर अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। बीएमआर अपने आप बढ़ जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि बीएमआर कैसे बढ़ाएं, बीएमआर अपने आप बढ़ेगा। थोड़ी सी नेक वाली एक्सरसाइज करो, थायराइड वाली एक्सरसाइज करो, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जितनी बेंडिंग एक्सरसाइज होती है नेक की, सब बीएमआर बढ़ाती हैं, मतलब बढ़ाने का मतलब नॉर्मल करती हैं। सर हमको मोटा होना है तो भी बीएमआर अपना कम करो, ठीक है, उसके लिए भी एक्सरसाइज करो, ठीक है। सुबह सुबह चने मक्खन दूध खाया करो, मस्त बढ़िया एकदम, ठीक है, बढ़ जाएगा, सब मामला हो जाएगा। चलो ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पीटीएस तक एकदम क्लियर है। अब हमारे पास मेजर ग्लैंड कौन सी बची? एड्रिनल। क्वेश्चन आता है एड्रिनल से। कितने पार्ट हैं एड्रिनल के? 2 पार्ट हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला। पहले मेडुला निपटा लें भाई, मेडुला अंदर का पार्ट है, पर ओरिजिन क्या होगा इसका? ओरिजिन क्या होगा? एक्टोडर्मल। अंदर वाले का होना चाहिए था मीजो, पर इसका क्या? एक्टोडर्मल, ठीक है। और बताया था मैंने जो अंदर वाला पार्ट है वाइटली इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अगर इसको कोई दिक्कत हो जाती है तो इंसान मरेगा नहीं, पर बाहर वाला पार्ट अगर चला गया तो इंसान की डेथ हो जाएगी, ठीक है। वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ बताया था मैंने आपको। अगर मैं अंदर वाले पार्ट की बात करता हूं, यानी मेडुला की बात करता हूं, एड्रिनल मेडुला, 1 पेयर ग्लैंड होते हैं कि 2 किडनी होते हैं, ग्लैंड भी 1 पेयर होते हैं। जो मेडुला की अगर बात करते हैं बेटा, तो उसके सारे हार्मोन प्रोटीनियस होते हैं, कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें मेनली कैटेकोलामाइंस निकलते हैं इससे, ठीक है, डबल एफ या ट्रिपल एफ भी बोल सकते हो, पर एनसीईआरटी डबल एफ बोलती है, डबल एफ ही लेके चलते हैं। तो इमरजेंसी में डबल एफ मतलब फाइट, फेयर, फ्लाइट, कुछ भी आप टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। वो हार्मोन होते हैं, इनको कैटेकोलामाइन बोलते हैं, ठीक है। और कैटेकोलामाइन में 3 हार्मोन बताए थे मैंने, ठीक है, एक डोपामाइन भी बताया था, पर अब यहां 2 ही दे रखे हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। डोपामाइन हमने ब्रेन में पढ़ाया था आपको, क्लियर है बिल्कुल। तो इमरजेंसी में काम करते हैं, क्या काम करते हैं? जब भी इसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, शेर को अपने पीछे दौड़ा लो। जब शेर आपके पीछे दौड़ेगा तो आपके संग जो भी होगा वो इमरजेंसी वाला हार्मोन ही करेगा। एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन काम कर रहे होंगे उस समय, आप दौड़ लगा रहे होगे, ठीक है, आप समझ रहे हो, आप दौड़ लगा रहे होगे, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, शेर का पैरासिम्पैथेटिक, शेर एंजॉय कर रहा है, बस अभी खाना मिलने वाला है, ठीक है। आपका सलाइवरी सिक्रेशन रुकेगा, गट पेरिस्टाल्सिस रुकेगी, सिंपैथेटिक काम कर रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हो। सिंपैथेटिक ही एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है, मतलब एक तरीके से एड्रेनल ग्लैंड को भी समय एक्टिवेट होती है, जो एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन रिलीज करती है, दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, तो कॉमनली नाम बोल देते हैं इनको, ठीक है। उस समय
आपका हार्ट बीट रेट बढ़ा हुआ होगा, रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ा हुआ होगा, आपका बीपी बढ़ा हुआ होगा आपका, ठीक है। उस समय आपका पीपुलरी डायलेशन हो जाएगा, आंख फाड़ फाड़ के देखोगे, बस भाग रहे होगे। उस समय पाइलोरेक्शन हो जाएगा, आपके रोम रोम खड़े हुए होंगे, ठीक है। उस समय आप समझ रहे हो, उस समय जो भी आपके संग जो हो रहा होगा, पसीने की धार लगी होगी, बस अब गए कि अब गए, ठीक है, अब पकड़ा इसने, अब गए, ठीक है। तो ये सब इमरजेंसी में जो भी चेंजेस होते हैं, उस समय आपके बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। सामने एक पेड़ या खंबा नजर आएगा, जिंदगी में पेड़ और खंबे पे नहीं चढ़े हो, पीछे शेर होगा, आप खंबे की टॉप पर पहुंच जाओगे, कैसे पहुंचे आपको भी नहीं पता, पर पहुंच जाओगे, ठीक है। वो एड्रेनलिन और एड्रेनलिन पहुंचाएगा आपको, ठीक है। वो इट इज इमरजेंसी कंडीशन। उस समय आप जो भी ऐसे ऐसे काम कर जाओगे जो आपने सोचे भी नहीं थे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नॉर्मल केस में आप होंगे, पोल पर खंबे पे चढ़ जाओ, अरे कहां चढ़ जाएंगे भाई, मतलब ही नहीं है। शेर को दौड़ा देंगे पीछे तो तुम चढ़ जाओगे, ठीक है। वो तुम नहीं, वो एड्रेनलिन चढ़वाएगा आपसे, ठीक है। तो समझ में आ गया एड्रेनलिन और एड्रेनलिन। अब मेडुला की बात कर लेते, कॉर्टेक्स की बात कर लेते हैं। कॉर्टेक्स में 3 लेयर थे, ठीक है, आउटर, मिडिल, इनर। आउटर सबसे वाइडेस्ट लेयर कौन सी होती है? मिडिल, ठीक है। कैसे याद रखोगे आउटर को क्या बोलते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा। अब ग्लोमेरुलोसा बोल दिया मतलब ग्लोमेरुलस, मतलब आयन से रिलेटेड बात है। यानी इसका ग्रुप ऑफ हार्मोन क्या होगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मेन हार्मोन क्या होगा? मेन हार्मोन समझ में आ गया होगा, एल्डोस्टेरोन। क्या करता है? सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराता है, साथ में वाटर भी हो जाता है, क्योंकि ये एक साथ नहीं निकलते, साथ में एडीएच भी निकलेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन साथ में बढ़ेगा। और किसको रोकेगा? ये पोटेशियम और फॉस्फेट के लेवल को कम करेगा, उनको बाहर का रास्ता दिखाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। साथ साथ में बेसिक मैंने बता दी थी, ऐसे होने से ऑस्मो रेगुलेशन होता है आपका, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में होता है, ठीक है। मतलब आपका पूरा बॉडी का जो ऑस्मोलरिटी वो मेंटेन रहता है, ठीक है। फाइनली इसके बाद हम आ गए थे सेकंड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना हो गया जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मेन हार्मोन कॉर्टिसोल। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सी कॉर्टिसन भी बोलते हैं, क्योंकि कॉर्टिसन अलग होता है और कॉर्टिसोल अलग होता है। कॉर्टिसन बहुत कम निकलता है, 5% में, मैक्सिमम तो कॉर्टिसोल ही निकलता है। और इसको हम एक नाम और होता है हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोन, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, तो इससे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। क्या करता है? अब ये इमरजेंसी हार्मोन है, एंटी स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। कैसे कम करता है स्ट्रेस को? ठीक है, तो पहली बात समझो, ये भाई आप बॉडी स्ट्रेस में तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। भाई बॉडी स्ट्रेस में ग्लूकोज बढ़ाओ, तभी तो स्ट्रेस की वजह से मोटापा बढ़ जाता है। स्ट्रेस कम लिया करो, ठीक है। और जितना कॉर्टिसोल बढ़ेगा उतना इम्यून सिस्टम घटेगा, क्योंकि ये इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन है। अगर ये बढ़ेगा तो इम्यूनिटी घटेगी, ठीक है, जिसकी वजह से इंफेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जो आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। इसके अलावा जो एंड्रोजन्स होते हैं वो भी इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जो लोगों के पिंपल्स हो जाते हैं ना, ठीक है, मुंह से एक पर्टिकुलर एज पर आकर के, तो वहां पर क्या होता है, एंड्रोजन थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। मेल हो या फीमेल हो, दोनों के केस में है, क्योंकि वहां फीमेल के केस में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन एंड्रोजन का रेशियो बिगड़ जाता है, या कह सकते हो एंड्रोजन तो फीमेल के अंदर भी निकलते हैं, बताइए आपको, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से। तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। इस डिस्टर्बेंस की वजह से, क्योंकि फ्लक्चुएशन एज में होता है, ठीक है, जब आप एडल्ट वाली स्टेज में एंटर कर रहे होते हो तो एक फ्लक्चुएशन आता है। उस फ्लक्चुएशन को किसी में वो फ्लक्चुएशन नॉर्मल निकल जाता है, किसी में नहीं। जब पटरी चेंज होती है ट्रेन तो कट 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 करती हुई निकलती है, तो वही है। तो किसी के अंदर थोड़ा सा इनका लेवल डिस्टर्ब हो जाने की वजह से इम्यूनिटी सप्रेस होती है, और हमारे स्किन के ऊपर एक बैक्टीरिया होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, वो हर समय बैठा है पर कुछ कर नहीं पाता। वो मौके का फायदा उठाता है, जब इम्यूनिटी कम होती है उठा करके इन्फेक्शन कर देता है, और पायोजेनिक है, पस फॉर्मिंग, तो पस बन जाता है, पिंपल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए ना, तो वो इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप सोचो भाई बैक्टीरिया को आप हटाओगे फिर आएगा, तो एक तरीका है। तो डॉक्टर कहते हैं योगा करो, ठीक है, अपने आप सही हो जाता है, ठीक है। सही तरीका तो ये है, ऑटोमेटिकली ये हार्मोनल सिक्वेशन अगर जो बैलेंसिंग हो जाएगी, अपने आप सही हो जाते हैं वो, ठीक है। वो एक ट्रैक चेंज हो रहा है, बस समझो एक तरीके से। चलो ये वाली बात क्लियर थी, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं, एरिथ्रोपोइसिस को भी इंड्यूस करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का भी काम करते हैं, ठीक है। और इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं, इसलिए बहुत सारी जगह हम यूज कर लेते हैं इनको। एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लामेटरी, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग जो मार्केट में आते हैं, जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग दिए जाते हैं, तो कॉर्टिसोल हम देते हैं उनको, ठीक है। या अगर किसी को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो रखा है तो भी कॉर्टिसोल दिए जाते हैं, ठीक है। और स्टेरॉयडल होते हैं। अब स्टेरॉयडल सर आपको सर सारी ड्रग जो होती हैं, हम कहते हैं ना लास्ट में स्टेरॉइड चलाए जाते हैं। सर स्टेरॉइड खतरनाक क्यों होते हैं? इफेक्टिव होते हैं पर खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि स्टेरॉइड
ध्यान रखना है, वाटर सॉल्युबल नहीं होते। कोई भी ड्रग अगर थोड़ा भी अमाउंट ज्यादा होता है तो जो वाटर सॉल्युबल है वो यूरिन से बाहर निकल जाएगी, यूरिन उसको बाहर का रास्ता दिखा देगी। वाटर सॉल्युबल ड्रग आप ज्यादा भी ले लोगे डर की बात नहीं है, क्योंकि यूरिन से वो बाहर निकल जाएगी, वाटर सॉल्युबल है। पर फैट सॉल्युबल मतलब स्टेरॉयडल नेचर की ड्रग होते हैं वो बाहर नहीं निकलते, ठीक है, इसलिए खतरनाक होते हैं स्टेरॉयड। अगर बॉडी में रहेंगे तो अपना काम तो करेंगे, पर वो और ढेर सारे कामों को बर्बाद करेंगे। इसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं स्टेरॉइड्स के, क्योंकि बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते वो, ठीक है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं होते। इसलिए मार्केट में मैक्सिमम ड्रग्स जो आते हैं, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम क्या, सारी समझो, स्टेरॉइड को छोड़ दो तो सारी ड्रग वाटर सॉल्युबल बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा हाइपर भी अमाउंट पहुंच जाएगा यूरिन को बाहर का रास्ता दिखा देगी। पर स्टेरॉइड ऐसा नहीं होते, इसलिए स्टेरॉइड डॉक्टर्स लास्ट में देते हैं, भाई आप कुछ नहीं बच रहा, अब तो स्टेरॉइड चलाने पड़ेंगे, वो चीज सही करनी है, पर साइड इफेक्ट होंगे, पर बने रहने दो साइड इफेक्ट, पर अभी वो चीज सही करनी है, ठीक है, तो स्टेरॉइड लास्ट में चलाए जाते हैं। क्लियर है बिल्कुल, इसलिए इनको लाइफ सेविंग ड्रग भी बोलते हैं। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। सेक्स कॉर्टिकॉइड में मैंने बताया थे बेटा, एक तो मेल के केस में DHEA और फीमेल केस में एस्ट्राडायोल, ठीक है, एकदम क्लियर था। तो मेल एंड फीमेल दोनों में निकलते हैं, और क्लियर है, एक फीमेल सेक्स हार्मोन एक मेल सेक्स हार्मोन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने बताया था मेल के अंदर एक प्यूबर्टी आने पर जो बॉडी हेयर, ठीक है, एक्सिलरी हेयर, ठीक है, फेशियल हेयर जो आते हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं का रोल होता है, DHEA का, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर था। डिसऑर्डर में मैंने एडिसन्स डिसीज बताई थी, इस पर क्वेश्चन आता है। एडिसन्स डिसीज में ध्यान रखना, ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन, हाइपर अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का होता है तो कून डिसीज होती है, और सॉरी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का हाइपर सिक्रेशन होता है तो कून डिसीज हो जाती है, मून लाइक फेस हो जाता है, क्योंकि आइंस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ऑस्मोलरिटी थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है, ठीक है। और अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का हाइपर सिक्रेशन हो जाता है तो, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। हाइपर सिक्रेशन का मतलब ये कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ गया, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कल इतना करा दिया था। हाँ, लास्ट में ओवरी और टेस्टिस बता दिए थे, वो तो सिंपल है, आपको याद भी रहते हैं, ठीक है। उसको हम डिटेल में फिर बताने वाले हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। अब इतना कंप्लीट था, अब एक पेनक्रियास बचा हुआ है जिसको मैं फिनिश करा करके आगे बढ़ता हूं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? आज हम पेनक्रियास कवर करने वाले हैं। आज हम ये छोटे छोटे टिश्यू होते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है पर हार्मोन रिलीजिंग टिश्यू जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, उनके बारे में एक बार जिक्र और करेंगे, और मैकेनिज्म एक्शन पूरा दो अभी 2 मिनट में खत्म करते हैं। पैनक्रियास की बात करते हैं, सबसे पहले हम पैनक्रियास की बात करते हैं बेटा। भाई पैनक्रियास हम कहां पढ़ा चुके हैं आपको? डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा पैनक्रियास करा चुका हूं, वही फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, रिवीजन हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी की लाइन उठा लेंगे उसमें, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा आपको, ठीक है। यहां तक बताओ कोई डाउट शाउट है, एक बार देख लेते हैं बेटा, कोई डाउट शाउट? मजा आया नहीं आया? मजा आया नहीं आया? नो डाउट, नो डाउट, मजा आया, ठीक है। मैं यही सिखाना चाहता हूं आपको, ये सिखाना चाहता हूं, मैं रिवीजन नहीं कराया आपको, मैंने सिखाया कि अगर आप 10-15 मिनट के लिए खाली होते हो, चेयर पे बैठ जाओ, कमर टेढ़ी करो, किसी भी चैप्टर को यूं ही, ठीक है, यूं ही उड़ा सकते हो ब्रेन के अंदर, खत्म यार। नहीं, मम्मा कहेंगी क्या हो गया, तू कमर टेढ़ी मेढ़ी क्यों कर रहा है? अरे कुछ नहीं, बस 15 मिनट हो गए। 15 मिनट बाद यार दोस्त होगा बगल में, 15 मिनट हो गए, वो क्या हो गया 15 मिनट, तू कमर टेढ़ी मेढ़ी क्यों कर रहा था? वो एक चैप्टर खत्म कर दिया मैंने, तो वो एक चैप्टर खत्म कर दिया। हाँ, मैं ये कमर टेढ़ी करने से एक चैप्टर खत्म कर देता है, कितना खतरनाक बच्चा होगा, ठीक है। कल को जरा समझ रहे हो ना मेरी बात, ये नहाने से चला गया तो 2 चैप्टर खत्म करके चला आएगा। तो ऐसे बच्चे, यही ट्रिक, यही तो सिखाना चाह रहा हूं। कोई भी टॉपिक को, कोई कुछ भी उठा लो, ठीक है, बायो नहीं कुछ भी उठा लो, ठीक है, जहां थ्योरेटिकल पार्ट हो, प्रैक्टिस नहीं करनी हो, तो आंखें बंद करके बस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुए, पूरा चैप्टर फिनिश, ठीक है। फिर थोड़ा इधर हुए, 15-20 मिनट लगे, चैप्टर फिनिश। आप समझ गए ना मेरी बात? तो इंसान चाहे तो बेटा 4-5 घंटे में जूलॉजी खत्म, अगले 4-5 घंटे में बॉटनी खत्म, केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट खत्म, ऐसी कैसे खत्म होते हैं? हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगती है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेजों को खत्म करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो टर्मिनोलॉजी है उसके लिए भी लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बायो की टर्मिनोलॉजी हो, कुछ भी हो, जो टिपिकल टर्म्स होते हैं वो लिख लिख के याद करो। तो यही ट्रिक्स है, यही एक स्ट्रेटेजी है जो आप अप्लाई करो, ठीक है। यहां नहीं, ये तो हमेशा काम आने वाली है, आफ्टर सिलेक्शन पीजी के एग्जाम को निकालने में भी ट्रिक काम आएगी, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन ट्रिक्स बता रहा हूं जो काम आती हैं अगर आप अप्लाई करो तो। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, पैनक्रियास खत्म कर देते हैं। आज आपका बहुत टाइम से खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। पैनक्रियास की बात करते हैं तो पैनक्रियास कैसी ग्लैंड है बेटा? हेटेरोक्राइन ग्लैंड, बताया था मैंने, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी है, सो इट इज कॉल्ड हेटेरोक्राइन। पैनक्रियास कैसी ग्लैंड है? हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन का मतलब है एक्सोक्राइन भी होती है, एक्सो भी होती है और एंडो भी होती है, ठीक है। एक्सो वाला पार्ट मैंने बताया था 99% तो एक्सो वाला पार्ट ही होता है, एंडोक्राइन पार्ट तो ओनली 1% होता है, ठीक है।
अब एक्सोक्राइन पार्ट की बात करते हैं तो हमने बताया था भाई एक्सोक्राइन पार्ट में तो ऐसे नहीं थे, और एंडोक्राइन पार्ट की बात करते हैं तो आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस, याद हो आपको। आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस हमने बताया था आपको, ये डाइजेशन में लिखा चुके हैं आपको, ठीक है। तो अब यहां तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंडोक्राइन पार्ट पढ़ने वाले हैं, आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करते हैं तो एंडोक्राइन पार्ट जो होता है उसमें लगभग 1 to 2 मिलियन आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं एक पेनक्रियास में, ठीक है, 1 से लेके 2 मिलियन तक, ठीक है। बताया था कितना लगभग ओनली 1 to 2% पार्ट ही कवर करते हैं इसका, 1 से 2% जो मैंने लिखा दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, उसके अंदर आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करते हैं बेटा, तो आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस 1 से 2 मिलियन तक होते हैं, ये दो, यही लाइन इंपोर्टेंट है, बात बात करा चुका हूं, जो बता चुका हूं, लगभग 1 से 2% टोटल पेनक्रियाटिक सिक्रेशन का कवर करते हैं ये ओनली, ठीक है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी, एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन जिस पे डक्ट होती है, डक्ट के थ्रू अपने सिक्रेशन को बाहर रिलीज करती है, टारगेट पर रिलीज करती है, ठीक है। इसमें डक्ट नहीं होती जो अपने सिक्रेशन को टारगेट पर रिलीज नहीं करती, ब्लड की हेल्प से ट्रेवल करती है, वो एंडोक्राइन्स होते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन में सारा डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ा ही दिया था हमने आपको, सॉरी एक्सोक्राइन, हाँ, और एंडोक्राइन हम यहां पढ़ाने वाले हैं, हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन की अगर बात करते हैं तो स्टार्ट कर देते हैं बेटा हार्मोन्स की, ठीक है। आपको ध्यान हो, मैंने वहां पर भी डाइजेशन में भी डायग्राम बनवाया था, ऐसा ही कुछ ऐसा बनवाया था आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस का, और अच्छा सा बना देते हैं, अरे ठीक है, सफिशिएंट है, ठीक है। याद हो मैंने कुछ ऐसा ही डायग्राम बनवाया था आपसे, ब्लड वेसल्स भी बनाए थे मैंने इस तरीके से, ये मान लो ये ब्लड वेसल्स हैं, कुछ सेल्स तो ये बाहर लगे हुए हैं, इनको अल्फा सेल ले लेते हैं, कुछ सेल अंदर लगे हुए हैं, इनको बीटा सेल ले लेते हैं, कुछ सेल इनके बीच में होते हैं, कलर ले लेते हैं पिंक, इनको डेल्टा सेल ले लेते हैं, ठीक है। तीनों टाइप के सेल्स हो गए इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, इधर तो ले लेते हैं अल्फा, इनमें आ जाएगा, इधर ले लेते हैं बीटा, इधर ले लेते हैं डेल्टा, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में थ्री टाइप के सेल्स होते हैं, बताइए ना आपको। अगर मैं अल्फा सेल्स की बात करता हूं, याद हो क्या रिलीज करते हैं अल्फा सेल, ग्लूकैगॉन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन। ग्लूकागॉन कब रिलीज होता है भाई, रिलीज तब होता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए, कम। ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। हाइपर ग्लाइसीमिया कैसे बढ़ाता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बढ़ाता है, याद हो आपको, ठीक है। इसका तो पूरा मैकेनिज्म बताया था, ये तो क्लियर ही है आपको। चलो ठीक है, कोई नहीं। ग्लूकोन करता क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया करता है, हाइपर ग्लूकोज, हाइपरग्लाइसीमिया करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, ग्लूकैगॉन। चलो क्लियर है, कैसे बढ़ाता है ग्लूकैगॉन, हाइपरग्लाइसीमिया कैसे करता है, ठीक है। कब निकलता है, जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ठीक है। ये ग्लाइकोजन को
कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। ये इस मैकेनिज्म के थ्रू आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। क्या बोलते हैं इस मैकेनिज्म को? इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस मतलब टूटना। ये हो क्या रहा है? ग्लाइकोजन का टूटना, ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही है, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो हो क्या रहा है बेटा? लिवर में बढ़ाया था, लिवर में मैकेनिज्म होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो ये हार्मोन निकलता कहां से है? पैनक्रियास से निकलता है, अल्फा सेल से निकलता है, ठीक है। ग्लूकैगॉन करता क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर ज्यादा, ग्लाइसी मतलब ग्लूकोज, मिया मतलब ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? ग्लाइकोजन को तोड़ेगा ग्लूकोज में। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहां तक बताओ, कोई भी डाउट शाउट है? ये टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए, ठीक है। कैसे बढ़ाएगा? ठीक है, एक तो तरीका ये है, ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है, इसके अलावा और क्या काम कर सकता है? एक काम और कर सकता है ये, ठीक है। याद हो आपको लिवर में पढ़ाया था मैंने कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन ग्लाइकोजन, वो भी कर लेगा। ये क्या काम करेगा? ये फैट और प्रोटीन को तोड़ेगा, फैट और प्रोटीन को तोड़ेगा और अगेन ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, ठीक है। यानी एक काम और करेगा ये, ठीक है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। एक तो ये काम हो ही गया, ग्लूकागॉन का फर्स्ट काम क्या हो गया? ग्लूकागॉन पहला काम तो ये कर ही रहा है, और क्या काम करेगा ये? इसके अलावा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन ग्लाइकोजन, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर इस तरीके से, मानो फैट का या प्रोटीन का किसमें कन्वर्ट होना? ग्लूकोज में। यानी फैट और प्रोटीन से भी ग्लूकोज बना लेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन ग्लाइकोजन, किसी नई चीज से ग्लूकोज का बनना। यहां तक कोई डाउट? इसके अलावा एक काम और करेगा, इनहिबिट सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। यानी इसका मेन पर्पस है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए एक तो काम ये करेगा, एक काम क्या करेगा? इनको तोड़ना का चालू करेगा, और जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल होगा, कहीं ऐसा ना हो इंसुलिन उसको अंदर बुला ले, भाई अंदर आ जा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। यानी इनहिबिट करेगा सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को भी इनहिबिट करेगा, तभी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। एक काम और करेगा, इनहिबिट करने वाला है, इनहिबिट सेल्यूलर, ये किसी क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था मैंने आपसे, अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ये सारे काम किसके हो गए? ग्लूकैगॉन। यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए बेटा। तो ग्लूकैगॉन क्या क्या काम कर रहा है आपके सामने, एकदम हर चीज क्रिस्टल क्लियर है बेटा, सारी सुपर टर्मिनोलॉजी है, इन सब पर क्वेश्चन आते हैं। तो सारी बात हमने लिखी दी है, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजिनोलाइसिस और इनहिबिट सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है। कब रिलीज होता है? जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया हो, तब निकलता है। अब बीटा सेल की बात कर लेते हैं। बीटा सेल क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन, आप जानते हो। और इंसुलिन की बात करते हैं, इंसुलिन क्या करता है? डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, यानी हाइपोग्लाइसीमिया करने का काम करता है, कम करने का काम करता है, ठीक है। कैसे करता है ये बता देते हैं आपको, ठीक है। तो यहां जो हार्मोन निकलेगा, कौन सा हार्मोन निकलने वाला है? बीटा सेल क्या रिलीज करने वाले हैं? बीटा सेल रिलीज करते हैं, रिलीज इंसुलिन। इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है? ये इंसुलिन हार्मोन मैंने बताया था, ये इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करेगा ये, ठीक है भाई, समझ में आ गया। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का मतलब है, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया करेगा। और हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है एक काम और करेगा, ये इनहिबिट कर रहा था सेलुलर अपटेक को, ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है भाई। और इंक्रीज कर दिया मैंने, ओके ओके ओके, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, सॉरी, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल,
हाइपर लिख दिया यार, हाइपो, हाइपो, कोई नहीं। कोई नहीं भाई, अरे हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है भाई। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ये इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक को, ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा, तभी तो कम होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो अच्छा, पहले क्या काम करेगा, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीज permeability of cell membrane for glucose, और इनहिबिट करेगा, एक चीज और लिख देते हैं, सॉरी, स्टिमुलेट करेगा सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। एक बार समझ में आ गई, इंसुलिन का काम सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करना है, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और इसके लिए मैंने बताया, जैसे आपने खाना खाया, खाना खाते ही हाथ ऐसे लाल पड़ रहे हैं इतनी ठंडी की वजह से, पूछो मत, ठीक है। तो खाना खाते ही होता क्या है, खाना खाते ही ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ेगा बेटा तो तुरंत इंसुलिन निकलना चालू हो जाएगा। तो इंसुलिन क्या काम करेगा, स्पेशली इंसुलिन रिसेप्टर दो जगह होते हैं, ध्यान रखना, आपकी मसल्स के पास भी होते हैं, स्केलेटल मसल्स के पास भी होते हैं, और लिवर के पास भी होते हैं। मोस्टली लिवर के पास होते हैं, पर स्केलेटल मसल्स के पास भी बहुत होते हैं, ठीक है। तभी तो मसल्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको इंसुलिन निकल रहा है पर आपके मसल्स डिजेनरेट हो रहे हैं, ठीक है, मेंटेन नहीं है, इसलिए ये नहीं बोल रहा हूं जिम जाओ, ठीक है, नॉर्मल टहलोगे उसी से मेंटेन हो जाएंगे, पर पड़े रहोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। एक दिन में नहीं होते, ये लंबे समय तक प्रोसेस चलती है, तब मैकेनिज्म होती है। तो मसल्स को मेंटेन करना भी जरूरी है। इससे क्या होगा, ठीक है, ये आपके आसपास जो बड़े लोग होते हैं उनको बताने के लिए बोल रहा हूं, उनसे कहोगे आप कि भाई टहला करो, ठीक है, मसल्स आपके कम हो जाएंगे तो आपके इंसुलिन रिसेप्टर खत्म हो जाएंगे, इंसुलिन रिसेप्टर खत्म हो गए तो इंसुलिन होते हुए बाइंड ही नहीं करेगा, और इंसुलिन होते हुए बाइंड नहीं करेगा तो आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। टाइप 2 डायबिटीज रिसेप्टर डिजेनरेट होने की वजह से होती है, ठीक है। इंसुलिन है पर रिसेप्टर डिजेनरेट हो रहे हैं तो टाइप 2 डायबिटीज आपको हो जाएगी। आप समझ गए, जो आज के केस में हो रही है, ठीक है, जो बुढ़ापे पर होती थी, बुढ़ापे पर ये मतलब रिसेप्टर डिजेनरेट करते थे, पर मसल्स डिजेनरेशन की वजह से, क्योंकि पहले के लोग बहुत काम करते थे, ठीक है, इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज के लोग एकदम, समझ रहे हो ना, बहुत आराम तलब हो गए हैं, सब कुछ ऑर्डर से करना चाहते हैं, बस बस बोल दें या बोले भी ना, इशारों से काम हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, समस्याएं आएंगी, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, यानी सेलुलर अपटेक को बढ़ाएगा, मतलब परमेबिलिटी बढ़ा देगा। बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ाएंगे आपको GLUT4 प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन क्या काम करती है, ये प्रोटीन आती है मेम्ब्रेन में अटैच होती है और सारे ग्लूकोज को अंदर मेम्ब्रेन को परमेबल बना देती है, यानी सेलुलर अपटेक को इंक्रीज करती है, ठीक है, स्टिमुलेट करती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, फिनिश। अब टर्म आता है यहां पर, अब टर्म आता है यहां पर डेल्टा सेल। डेल्टा सेल क्या काम करते हैं, ये सोमैटोस्टैटिन, याद हो हाइपोथैलेमस में भी बताया था, यहां पर भी बता रहे हैं, इनिबिशन वहां पर भी करता था, यहां पर भी करेगा, ये रिलीज करेगा, रिलीज सोमैटोस्टैटिन, रिलीज सोमैटोस्टैटिन, जो क्या काम करता है, इनहिबिट करता है अल्फा और बीटा सेल के सिक्रेशन को, इनहिबिट करता है। भाई ये हाइपर हो गया तो भी प्रॉब्लम, ये हाइपर हो गया तो भी प्रॉब्लम, मतलब इनहिबिट, इनहिबिट secretion of alpha and beta cells, finish, एकदम फिनिश। अब एक चीज और बचती है, एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है जो मैं बताऊंगा आपको कीटोन बॉडीज पर, शायद ही कोई मेडिकल का एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन ना आया हुआ है, ठीक है। यहां तक बताओ, पहले यहां तक कोई टर्मिनोलॉजी में कोई डाउट शाउट है, कोई भी डाउट हो टर्मिनोलॉजी में आप मुझसे पूछ सकते हो। सोमैटोस्टैटिन, हाँ बेटा सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस में पढ़ा था, कोई नहीं विवेक,
स्टूडेंट का फर्ज बता रहे हो भाई, अपना बताओ। डायबिटीज इंसिपिडस, अरे डायबिटीज इंसिपिडस अभी भी पूछ रहे हो? डायबिटीज इंसिपिडस झूठी डायबिटीज होती है, ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच। समझाया था ना एक्सीटरी सिस्टम में। तुम सब कचड़ा कर दोगे अगर भूलते जाओगे, पीछे का रिवीजन नहीं करोगे, सब कचड़ा हो जाएगा। और रिवीजन कुछ भी नहीं होता, बच्चे तो इतने स्पून फीडिंग करवाते हैं, सर रिवीजन की कोई स्ट्रेटेजी बताओ, सर रिवीजन की स्ट्रेटेजी बताओ। अरे यार तुम बिल्कुल गधे हो, मैंने क्या बताया? सब कुछ बताने के बाद पूछते हो सर नहीं वही, वो क्या नाम है, सुदामा जी और कृष्ण की कहानी। सुदामा जी को कृष्ण भगवान ने सब कुछ दे दिया, फिर भी सुदामा जी कह अरे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अरे तुम सब ट्रिक दे दी, सब चीजें बता डाली, तुम रिवीजन क्या है? आंखें बंद करो, 15 मिनट में रिवीजन फिनिश, ठीक है, फिर आंखें बंद करो, 15 मिनट में दूसरा रिवीजन फिनिश, फिर आंखें बंद करो, तीसरा चैप्टर फिनिश। यानी आप 15-15, 20-20 मिनट में एक चैप्टर ही फिनिश कर सकते हो रिवीजन करके। टिपिकल टर्मिनोलॉजी को लिख लिख के रिवीजन कर लो। इतना तो ब्रेन पे जोर डालना पड़ेगा, और ब्रेन पे जितना जोर डालोगे उतना ही वो शार्प होगा, उतनी ही प्रैक्टिस में लेके आएगा, ठीक है। और इस तरह भी नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल हम सर गधे हैं, तो मत करो भाई तैयारी, किसने कहा आपसे, ठीक है। सीधे सीधे समझ रहे हो। और भी चीजें हैं ना, पैरामेडिकल कोर्स भी निकलेंगे, कुछ वो भी तो करना होगा, ठीक है। तो भाई आप समझ रहे हो, कंपाउंडर, नर्स या अदर स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी होगी, वो कहां से आएंगे फिर, समझ गए ना। तो क्यों जोर डाल रहे हो, औरों को भी मौका दो, ठीक है। मतलब उस फील्ड में भी बढ़ो, वो भी बुरा ही नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट की उसके लिए खतरनाक कंपटीशन होता है, उसका भी कंपटीशन बहुत खतरनाक है। गवर्नमेंट सीधी गवर्नमेंट जॉब मिलती है, उसके अंदर भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, और समझ रहे हो ना, वो भी कोई बुरा नहीं है, ठीक है। पैरामेडिकल कोर्सेज जो गवर्नमेंट जो रिलीज करती है वो बहुत ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा तो वो कर लो। पर ये यार ये देखो कि हम हमारी कैपेसिटी क्या है, उसी हिसाब से डिसीजन ले लो। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको कराने से पहले एक चीज और मैं ऐड करूंगा इसके अंदर। अब सुनो, बहुत बढ़िया चीज है यार, ठीक है, समझना इसको। अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस होती है, ठीक है, मेलाइटस समझते हो? मेलाइटस मतलब मीठी डायबिटीज, मतलब अगर यूरिन मीठी है तो डायबिटीज मेलाइटस। यूरिन टेस्ट लेस है तो डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस मतलब होता है टेस्ट लेस, और मेलाइटस मतलब मीठा होता है, ठीक है। यूरिन से टर्म लिया गया है यहां पर, ठीक है, यूरिन से टर्म लिया गया है। मीठी यूरिन मेलाइटस, टेस्ट लेस यूरिन इंसिपिडस। इंसिपिडस ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच, जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में करा दिया है आपको, वहीं दे रखा है एनसीईआरटी ने। यहां मेलाइटस के बारे में बात किया तो मेलाइटस की बात करेंगे, ठीक है। अगर डायबिटीज मेलाइटस की बात करते हैं, अगर डायबिटीज मेलाइटस की बात करते हैं, मेलाइटस मतलब होता है मीठा, ठीक है। मेलाइटस का मतलब होता है मीठा, मीठी यूरिन, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस की अगर बात करते हैं तो उसमें मीठी यूरिन, मीठी क्यों होती है? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अगर मेलाइटस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि किडनी की भी एक मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू है। वही नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है हम बता चुके हैं आपको, 100 के आसपास, ठीक है। अगर ये 180 हो गया, 180 हो गया तो किडनी इसको होल्ड नहीं करेगी, इसको बाहर निकालना चालू कर देगी। अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है बेटा तो इंडिकेटर है क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में तो देखते थे लोग भाई बाहर जा रहे हैं, कोई यूरिन करके गया नहीं, खुले में सब चल रहा है वहां तो, ठीक है। तो मामला बिगड़ जाता है कि अगर वहां चीटे ईटे नजर आ रहे हैं तो मानी कोई यूरिन करके गया, यानी किसी को खतरनाक डायबिटीज हो रखी है, ठीक है। तो मामला समझ गए ना। तो ये इतना डेंजरस चीज, अगर आपकी यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो 180 क्रॉस हो चुकी है, सीधी सी बात। तभी यूरिन में ग्लूकोज चेक कराते हैं, 180 क्रॉस हो चुकी है तभी यूरिन में आएगा वो, तभी किडनी उसको बाहर का रास्ता दिखाएगी। 180 से नीचे है तो किडनी इसको बाहर का रास्ता नहीं दिखाएगी, क्योंकि ग्लूकोज के लिए किडनी की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, ठीक है, वो 180 होती है। चलो, तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपर ग्लाइसीमिया। आज मैं बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूं, आपको समझ में आएगा डायबिटीज इतनी डेंजरस क्यों है। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, इससे क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीम। अच्छा, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता क्यों है? डायबिटीज मेलाइटस का मेन कॉज क्या है? कॉज तो लिखते हैं पहले, कॉज क्या है इसका? ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। क्यों होती है डायबिटीज मेलाइटस? जो मेन कारण है, जो एनसीईआरटी ने अभी आपकी में टाइप 2 की बात यहां नहीं की, एनसीईआरटी ने, ठीक है। आप लोग ड्यू टू हाइपो
हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। भाई इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, ठीक है, इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, इसलिए आपको मतलब डायबिटीज मेलाइटस हो रही है, ठीक है। अब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा। इसकी वजह से क्या होने वाला है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ऐसा होने से क्या होगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया। आप समझ गए ना, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। और हाइपरग्लाइसीमिया अगर हो गया तो क्या होगा बेटा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये ग्लूकोज यूरिन में भी निकलेगा। भाई ब्लड में बढ़ेगा तो यूरिन में भी निकलेगा, यानी ग्लूकोज यूरिया हो जाएगा। ग्लाइकोज यूरिया भी लिख सकते हो, पर ठीक है, ग्लूकोज यूरिया तब यूज करेंगे, ग्लूकोज यूरिया हो जाएगा आपको, यानी ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है। ये किसको लीड करने वाला है, सब एक दूसरे को लीड करेंगे, ये होगा फिर ये होगा, फिर ग्लूकोज यूरिया होगा। इंक्रीज ग्लूकोज इन यूरिन। चलो, अब ऐसा होगा तो क्या होगा, जब ग्लूकोज सारा सारा यूरिन में निकलना चालू हो जाएगा तो यूरिन की ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी। यूरिन की ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी तो यूरिन जब ग्लूकोज लेके निकलेगी तो बॉडी के वाटर को भी साथ लेके निकलेगी, ठीक है। आप समझ रहे हो, बॉडी वाटर भी साथ निकलेगा, ठीक है, समझना मेरी बात। और जब बॉडी वाटर साथ निकलेगा तो जल्दी जल्दी यूरिनरी ब्लैडर भी तो भर जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर अगर जल्दी जल्दी भरेगा तो आपको बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने के लिए, यानी इंटरवल बिटवीन यूरिनेशन कम हो जाएगा। तभी देखो डायबिटिक लोगों को बहुत जल्दी जल्दी यूरिन आती है, ठीक है, वो मजबूरी है। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर तुरंत भर रहा है, क्योंकि यूरिन हाइपरटोनिक हो गई है, ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है। आप समझ गए ना, तो क्या हो जाएगा, उनका यूरिनेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, इनको पॉलीयूरिया हो जाएगा। ऐसा ग्लूकोज यूरिया हमेशा लीड किसको करता है, पॉलीयूरिया को लीड करता है। किसी को भी ग्लूकोज यूरिया होगा तो क्या होने वाला है, पॉलीयूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया का मतलब होता है इंक्रीज यूरिनेशन, या कैसे तो डिक्रीज इंटरवल बिटवीन यूरिनेशन के बीच का जो इंटरवल है वो कम हो जाता है, बार बार आपको जाना पड़ता है, ठीक है। जब ऐसा होगा, ग्लूकोज सारा बाहर निकल रहा है, ग्लूकोज सारा बाहर निकल रहा है, समझना मेरी बात, ठीक है, तो साथ में वाटर भी बाहर निकल रहा है। वाटर बाहर निकल जाएगा तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाएगी। आप समझ रहे हो, डिहाइड्रेशन की कंडीशन का मतलब है आपका थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा होने से पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, इसको पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया। मतलब इंक्रीज हो जाएगी आपकी थ्रस्ट एंड डिहाइड्रेशन हो जाएगा। भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने से ग्लूकोज कहां निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। सेल को ग्लूकोज मिल रहा है, नहीं मिल रहा। भाई सेल को क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इंसुलिन नहीं निकल रही। सेल तो भूखी है, सेल को भूख लगेगी। सेल सिग्नल कहां भेजेगी, हाइपोथैलेमस के बाद, क्योंकि हंगर सेंटर वही है। हाइपोथैलेमस का अच्छा भूख लगी है, अभी मैं हंगर बढ़ाता हूं, आपकी हंगर बढ़ जाएगी। देखा होगा डायबिटिक लोग को मन करता है कुछ खाते रहे, कुछ मीठा खा लें तो शायद भूख शांत हो जाए, ठीक है। ये करवाया जा रहा है, ये पूरा समझ रहे हो ना, अंदर मैकेनिज्म चल रहा है। तो मीठे की, क्योंकि मीठा ग्लूकोज लेवल को एकदम पूर्ति करता है। तो डायबिटिक लोगों को देखो, जब उनको लग रहा, जिस दिन को लगेगा कि यार आज तो मीठा खाने की इच्छा हो रही है, समझ जाना उस दिन उनका, समझ रहे हो ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। चेक करना, बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। अगर मीठे खाने की इच्छा कर रही है उनकी, तो मतलब मामला बिगड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उनको पॉलीफेगिया होगा, ज्यादा खाएंगे, खाने की इच्छा होगी उनको, तो पॉलीडिप्सिया होगा, फिर क्या होगा, पॉलीफेगिया होगा। पॉलीफेगिया मतलब हंगर भी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हंगर। ऐसा होने से फिर क्या होगा भाई, हंगर भी बढ़ गया, थ्रस्ट भी बढ़ गई, परेशान है इंसान। सेल तो भूखी की भूखी है भाई, सेल को खाना नहीं मिला। अब सेल क्या करेगी, सेल इंतजार करेगी, बहुत हुआ, अब हम क्या करेंगे,
इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट। अब तभी तो होता है जब कोई मोटा तगड़ा इंसान और डायबिटिक है अचानक से पतला होना चालू हो जाए, इट इज द डेंजरस कंडीशन, अलार्मिंग कंडीशन। तुरंत चेकअप कराओ, ठीक है, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि अगर वो पतला हो रहा है यानी फैट का तेजी से ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट होने से कीटोन बॉडीज बनती हैं, उसके किडनी खत्म होने वाले हैं, समझ लो किडनी का बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा है, यानी कीटोन बॉडीज अगर ज्यादा बढ़ जाएंगे तो किडनी को खत्म कर देंगे वो, ठीक है। तो अब क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट होगा। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट। जब फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है बेटा, तब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। कौन कौन से कीटोन बॉडीज होते हैं, ये क्वेश्चन शायद ही कोई मेडिकल एग्जाम हो उसमें ना आए हो, पहले आते थे, ठीक है, जैसे एसीटोन, जैसे एसीटो एसिटिक एसिड, जैसे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटायरेट, ठीक है, तीनों कीटोन बॉडीज होते हैं। जब ऐसा होने से क्या होगा, इंक्रीज कीटोन बॉडीज इन ब्लड, ब्लड में कीटोन बॉडीज बढ़ जाएंगे बेटा, इसको बोलते हैं कीटो एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस हो जाएगी, खतरनाक कंडीशन। कीटो एसिडोसिस का मतलब है अब किडनी बर्बाद होने वाली है, क्योंकि कीटोन बॉडीज को 100% किडनी एलिमिनेट करती है, दम लगा देगी, मर जाएगी, फिर भी दम लगाएगी, ठीक है। और अगर आपकी यूरिन में कीटोन बॉडीज मिल रही हैं बेटा, तो समझ गए ना मेरी बात, तो समझ लो कि मतलब आपको कीटोज यूरिया हो गया, ठीक है, कीटो एसिडोसिस होगी, यूरिन में भी निकलेंगे, ठीक है, यूरिन में कीटोज यूरिया हो जाएगा। आप समझ लो कीटो एसिडोसिस और कीटोज यूरिया अगर हो रहा है बेटा, तो इट इज डेंजरस कंडीशन, ठीक है, किडनी डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये समझ लेना सारी की सारी बातें, डायबिटिक पेशेंट के संग इसलिए दिक्कतें होती हैं। तो आज सारी सारी डायबिटिक पेशेंट की सारी चीजें बता दी है मैंने, फिनिश हो गया। यहां तक बताओ कोई भी डाउट शाउट है बेटा, कोई भी डाउट बेटा? जब एक भी बच्चा फालतू चैट करता नजर आता है ना, तो लगता ही नहीं है कि, समझ रहे हो, लगता ही नहीं कि तुम कंपाउंडर वो भी बनोगे, मतलब फिर तो बस निगेटिव ही चीजें निकलती हैं मुंह से। चलो खैर, थायरोकैल्सिटोनिन पता नहीं क्या तुम लिखते हो, पता ही नहीं चलता। उमर मलिक, लव यू सर फ्रॉम कश्मीर। पहले कश्मीर के बच्चों को मैं भी नहीं जानता था, जब कश्मीर गया, कश्मीर के बच्चों के संग इंटरेक्शन किया, तब लगा कि वास्तव में बहुत प्यारे हैं बच्चे, सारे ही बहुत प्यारे हैं, ठीक है। पर कहीं ना कहीं, ठीक है, अगर गैप होता है ना, हम इंटरेक्ट नहीं करते, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, तो हम समझ नहीं पाते किसी भी चीज़ को, ठीक है। तब लगा कि वाकई में इंडिया के हर कोने कोने तक बेहतर एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, ठीक है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और ऐसा मिलेगा तो नो डाउट, मतलब जहां इंप्रूवमेंट होगा तो वहां सब कुछ बढ़िया होगा, खुशहाली खुशहाली होगी, सब कुछ बढ़िया होगा एकदम। ओके ओके बेटा, ब्रेन में सेट है, ओके। शुगर बढ़ने से बेटा बहुत कुछ होता है, ये तो मैंने एक सीरीज बताई है, ठीक है। शुगर का इफेक्ट तो बॉडी के हर ऑर्गन पे होता है, ग्लूकोमा हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाती है, न्यूरो, भाई शुगर का बढ़ने का मतलब है इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं, वुंड हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, बहुत सारी चीजें, वो तो एक पूरी शुगर की तो कहानी अलग है। देखने में बहुत सिंपल चीज लगती है, लगता है कुछ है ही नहीं, छोटी सी क्या बीमारी घर घर में हो रखी है, पर इतनी डेंजरस है, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत
डेंजरस है। इसलिए कहता हूं हर इंसान को कि 1-2 किलोमीटर पर डे टहला करो भाई, पर डे टहला करो, ठीक है। चाहे बुजुर्ग हो, यंग हो, बच्चे हो, सबके लिए जरूरी है कि बच्चों को भी टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, ठीक है। डेंजरस कंडीशन है ये वीडियो गेम और जितनी भी चीजें आ रही हैं इसकी वजह से। तो यहां तक बेटा कोई डाउट शाउट नहीं है, होना चाहिए। अब लास्ट में एनसीईआरटी ने कुछ दे रखा जो मैं पढ़ा चुका हूं, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का पैरा ही उठा लिया एक बार आपको बताने के लिए कि यार ये सब हम पढ़ा चुके हैं। क्या क्या पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यहां बात कर रहे हैं हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नाउ यू, ठीक है, समझना मेरी बात, यहां कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है। नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन, ठीक है, आप समझ गए। हाउएवर द मेंशन अर्लियर, ठीक है, हार्मोन आर आल्सो सीक्रेट बाय द सम टिश्यू। हाँ, अब ये वाली बात करना हूं, हार्मोन आल्सो सीक्रेट बाय सम टिश्यू विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है पर टिश्यू से भी हार्मोन निकलते हैं। जैसे हमने बात की थी एएनएफ, जब आपको हमने क्या पढ़ाया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो हमने एएनएफ की बात की थी, याद हो आपको। एएनएफ एंटी नेट्रीयूरेटिक फैक्टर क्या काम करता है, रास का अपोज, रास जो करता है ये उसका उल्टा करता है, ठीक है। रास बीपी बढ़ाता है तो ये बीपी घटाता है, रास वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है तो ये वैसो डायलेटर है, दोनों एकदम अपोज। कब निकलता है, एट्रियल वॉल से निकलता है जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तब, याद हो। तो ये एट्रियल वॉल कोई ग्लैंड थोड़ी ना है, हार्ट कोई ग्लैंड नहीं है बेटा, एक पंपिंग मशीन है, वहां से निकल रहा है, समझ में आ गया। तो एक ये समझ में आ गया। अब हमने बताया था जब आपको एक्सीटरी सिस्टम पढ़ाया था तो हमने बताया था आपको किडनी में जेजी सेल थे जो एरेथ्रोपोइटिन रिलीज करते हैं, जो कैल्सिट्रायोल रिलीज करते हैं, जो रेनिन रिलीज करते हैं, याद हो, ठीक है। तो रेनिन को हम हार्मोन टर्म यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो कैटालिटिक एक्टिविटी रखता है, पर हाँ एरेथ्रोपोइटिन तो हार्मोन था, याद हो आपको। कैल्सिट्रायल तो हार्मोन था, ये कहां से निकल रहा है, जेजी सेल से निकल रहा है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, ये भी हम पढ़ा चुके हैं आपको, याद हो आपको, तो एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जब हमने आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, तब आपको हमने गैस्ट्रिन के बारे में बताया था। गैस्ट्रिन जो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, सिक्रेटिन ड्यूडेनम में निकलता है बेटा, सिक्रेटिन, ठीक है। सिक्रेटिन क्या काम करता है, ये एक तो जीआईपी की तरह काम करता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, यानी गैस्ट्रिक सीक्रेशन मोटिलिटी को कम करता है। साथ साथ में ये कहीं ना कहीं पैनक्रियाटिक, ठीक है, और बाइल के सीक्रेशन को भी स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिन। और एंटेरो सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन, कोली मतलब बाइल, सिस्ट मतलब ब्लैडर, काइनिन मतलब रिलीज होना, साथ साथ में इसको पीजेड भी बोलते हैं, पैनक्रियोजामिन, क्योंकि ये हार्मोन पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों को स्टिमुलेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को रिलीज करने के लिए। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड बताया था मैंने, जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी और सिक्रेशन को कम करती है, एचसीएल सिक्रेशन को कम करती है। ये सारे हार्मोन में डाइजेशन में करा दिए, एक्सक्रीशन में करा दिया, ये भी एक्सक्रीशन में करा दिया, ठीक है। तो ये ग्लैंड नहीं है पर फिर भी हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, तो इनके फंक्शन मैंने बता दिए, वो यहां एक्सप्लेन कर दिया है इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा कुछ टिश्यू ऐसे भी होते हैं जो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर को रिलीज करते हैं, वो टिश्यू है, ग्लैंड नहीं है। जो डिफरेंट हमारे टिश्यू जो होते हैं बॉडी के अंदर, उनकी ग्रोथ, उनकी रिपेयर, ठीक है, उनकी हीलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सब एक कॉमन टिश्यू है बेटा, ठीक है, जो ग्लैंड नहीं है। तो हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी हम करा चुके हैं। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन लास्ट इस चैप्टर का, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है। देखो ये तो मैं एक बार में करा देता हूं, एक ट्रिक से कराता हूं, तो मुझे पता है आपको समझ में आ जाएगा। कोई नहीं, इतने में करा देते हैं। मानो एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहां दिखा देते हैं अंदर न्यूक्लियस, चलेगा, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। थोड़ी सी जगह ये बर्बाद गई, कोई नहीं। साउंड आउंड आ रही है ना, ओके।
ठीक है, कुछ रिसेप्टर भी बना देते हैं, एक यहां बना देते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर कुछ डीएनए के अंदर भी बना देते हैं, लाओ भाई। तो एनसीईआरटी की तरह ही बना देते हैं कुछ। चलो ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे समझ में अच्छे से आएगा। डीएनए है, एनसीईआरटी ने कुछ अलग से भी दिखा दिया, चलो दिखा देते हैं, एनसीईआरटी का भी दिखा देते हैं, कोई नहीं। यहां पर भी हम कुछ रिसेप्टर्स बना देते हैं। ठीक है, कुछ और भी टाइप के रिसेप्टर्स बना देते हैं। ठीक है, हम्म, अब यहां हम बताते हैं कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स। क्या क्या हो सकते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स, वो भी लिख देते हैं। जैसे साइक्लिक एमपी, जैसे साइक्लिक जी एम पी, समझाऊंगा अभी, एक टेंशन मत लो। और कैल्शियम आयन भी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं। जैसे IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, IP3, ये सेकेंडरी मैसेंजर, चार याद रख लो, काम बन जाएगा। अच्छा ठीक है, ये भी क्लियर है आपको, ये भी क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मैसेंजर की। यहां लिख देते हैं प्राइमरी मैसेंजर, प्राइमरी मैसेंजर। अगर हम प्राइमरी मैसेंजर की बात करते हैं, आ जाएगा इतने में। प्राइमरी मैसेंजर की बात करते हैं तो प्राइमरी मैसेंजर दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हम बात कर लेते हैं यहां पर फैट सोल्युबल, फैट सोल्युबल। इधर नीचे बात कर लेते हैं वाटर सोल्युबल। ठीक है, फैट सोल्युबल की अगर बात करते हैं तो यहां हम लिखते हैं ये प्राइमरी मैसेंजर्स हैं। प्राइमरी मैसेंजर फैट सोल्युबल भी हो सकते हैं और प्राइमरी मैसेंजर वाटर सोल्युबल भी हो सकते हैं। फैट सोल्युबल प्राइमरी मैसेंजर की अगर बात करते हैं तो यहां हम बात करेंगे एक तो स्टेरॉयडल हार्मोन, प्लस एक और बात कर लेते हैं हम आइडोनेटेड यानी थायरोक्सिन T3 T4। थायरोक्सिन T3 T4, इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके भी बात कर रहे हैं और उसके भी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों फैट सोल्युबल हो गए। इन फैट सोल्युबल, ठीक है, वाटर सोल्युबल में कौन कौन आते हैं, वाटर सोल्युबल बता देते हैं आपको। वाटर सोल्युबल में आ जाएंगे प्रोटीन, इसमें आ जाएंगे पेप्टाइड, इसमें आ जाएंगे अमाइनो एसिड,
हार्मोन, ठीक है, ये सारे वाटर सोल्युबल हार्मोन, फैट सोल्युबल हार्मोन, ये 3 नेचर हमने यहां बता दिए। अभी ट्रिक से लिख रहे हैं, एक एक चीज, कहीं याद ही नहीं करना पड़ेगा आपको कुछ भी, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर हम बात करते हैं इसकी स्टेरॉयडल हार्मोन की, यहां बात करते हैं प्रोटीन, पेप्टाइड और अमाइनो एसिड वाले हार्मोन की। अब समझना, यहां हमने देखो किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको कि प्राइमरी मैसेंजर क्या होते हैं और सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं, ये समझो पहले, ठीक है। प्राइमरी मैसेंजर क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं। प्राइमरी मैसेंजर, ठीक है, जो मेन हार्मोन होते हैं सारे प्राइमरी मैसेंजर हैं। सेकेंडरी मैसेंजर जो इन हार्मोन के सिग्नल को न्यूक्लियस के पास लेके जाते हैं, वो सेकेंडरी मैसेंजर हैं। न्यूक्लियस में कौन होता है, डीएनए, डीएनए, न्यूक्लियस में डीएनए होगा, ठीक है। अब दो टाइप के रिसेप्टर हैं, एक तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो सेल के अंदर होते हैं या डीएनए पे लगे हो, साइटोसोल में हो, कहीं पर भी हो, ठीक है, पर सेल के अंदर होते हैं, साइटोसोल में हो या डीएनए के ऊपर हो, दोनों जगह होते हैं, ठीक है। और कोई होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के बाहर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं। ये हम बता देते हैं किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ रिसेप्टर बाहर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, कुछ अंदर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, साइटोसोल में भी हो सकते हैं और डीएनए के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों जगह हमने दिखा दिए, ठीक है। वैसे मैं डीएनए पे ही दिखाता था, पर कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं सर एनसीईआरटी में साइटोसोल भी दिखा रखा है, तो हम दिखा देते हैं क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मोस्टली जो हार्मोन है हमने आपके उसकी बताई दिए हैं, पर दोनों जगह होते हैं। चलो हम दोनों ही दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आए। तो अब हम बात करते हैं जितने भी फैट सोल्युबल हार्मोन होते हैं, बताओ उन फैट सोल्युबल हार्मोन को इस लिपिड बाइमेम्ब्रेन को क्रॉस करने में कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी लिपिड से मिलकर बनी है, ये सब लिपिड सोल्युबल है, ठीक है। तो लिपिड सोल्युबल सोल्युबल इजीली सीधे यहां से होते हुए कहां जाएंगे, ये न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। न्यूक्लियस के अंदर जाके क्या करेंगे, ये साइटोसोल से भी बाइंड हो सकते हैं, ये डीएनए पर लगे हुए रिसेप्टर से भी बाइंड हो सकते हैं, यानी सेल के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उनसे बाइंड होंगे, सीधी सी बात, जो फैट सोल्युबल है। कोई फैट सोल्युबल को मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करनी, पर हां वाटर सोल्युबल हार्मोन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनके लिए नेचर ने क्या बनाया, मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर लगा दिए। भाई मैसेंजर्स क्या हैं, जो सिग्नल को लेकर के जाते हैं। हार्मोन्स क्या है, मैसेंजर्स, मैसेंजर जो सिग्नल को लेकर जाते हैं। तो हार्मोन सिग्नल को लेकर क्या है, सिग्नल पहुंचाना कहां है, डीएनए के पास पहुंचाना है, न्यूक्लियस में पहुंचाना है। तो ये तो डायरेक्टली पहुंचा लेते हैं क्योंकि ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में कैपेबल हैं, पर वाटर सोल्युबल हार्मोन डायरेक्टली नहीं पहुंचा पाते। तो सिग्नल को मेम्ब्रेन रिसेप्टर को देते हैं, रिसेप्टर सिग्नल को अंदर पहुंचा देते हैं। यानी अगर मैं वाटर सोल्युबल हार्मोन की बात करता हूं तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, तब सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट होते हैं, कोई सा भी हो सकता है। ये सेकेंडरी मैसेंजर इस सिग्नल को सीधे कहां लेके जाएंगे, डीएनए के पास, ठीक है। तो तब जाकर के इनका काम स्टार्ट होता है, ठीक है। फाइनलाइज समझ में आया, पहले समझो प्राइमरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर। प्राइमरी मैसेंजर किसके केस में, फैट सोल्युबल के केस में और वाटर सोल्युबल के, दोनों के केस में। प्राइमरी मैसेंजर सेल के बाहर होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर होते हैं। प्राइमरी मैसेंजर में सारे हार्मोन आ गए, सेकेंडरी मैसेंजर में 4 लिखा है मैंने आपको, साइक्लिक एमपी, साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम आयन और IP3 इनऑसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एक बार समझ में आ गई। सेकेंडरी प्राइमरी के स्टिमुलेशन से बनते हैं, ठीक है। अब फैट सोल्युबल प्राइमरी की बात कर रहा हूं, इनको मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डीएनए या साइटोसोल रिसेप्टर से डायरेक्टली बाइंड कर सकते हैं। इनको मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में प्रॉब्लम है, नहीं क्रॉस कर सकते क्योंकि प्रोटीन, पेप्टाइड, अमीनो एसिड नेचर है। तो ये कहां बाइंड करेंगे, आप लोग एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो समझ में आ रहा है कि स्टेरॉयडल नेचर के तो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, पर आयोडोनेटेड थायरोक्सिन ये तो स्टेरॉयडल नेचर का नहीं है, इसके पास आयोडीन है, और आयोडीन की वजह से ये मैंने बताया था कि फॉलिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके भी ब्लड में आ जाते हैं, बताया था ना मैंने, इनके पास कैपेसिटी होती है, ये फॉलिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में आ जाते हैं, और यहां पर ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके भी अंदर चले जाते हैं। ये आयोडोनेटेड की इनका एक क्वालिटी है, समझो, ठीक है। ये स्टेरॉयडल नहीं है, पर ये स्टेरॉयड जैसा बिहेव कर रहे हैं, सोल्युबिलिटी दिखा रहे हैं या क्रॉस करने में कैपेबल है, इसलिए ये फैट सोल्युबल हार्मोन वाली सीरीज में आ जाते हैं। पर एक्चुअल में ये, आप समझ गए मेरी बात, स्टेरॉइड्स नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल नेचर के तो अलग हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं, ठीक है। अब ये भी हम बता देते हैं कौन कौन से हार्मोन होते हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, लिख भी देते हैं, चलो थोड़ा आपको और याद हो जाएगा अच्छे से। स्टेरॉयडल में हमने 2 बताए थे, आपको याद हो क्या क्या बताया था हमने स्टेरॉयड के अंदर, एक तो सेक्स हार्मोन
सेक्स हार्मोन, और दूसरे एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो सेक्स हार्मोन ले लो और एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन ले लो, तो इन दो को छोड़ दो, ठीक है। ये स्टेरॉयडल नेचर के हो गए सेक्स हार्मोन सारे के सारे। अब सेक्स हार्मोन में तो आप जानते हो ना, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है भाई। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, ये सब क्या है, या DHEA या एस्ट्राडाइऑल, सब समझ लो सेक्स हार्मोन है, ठीक है। तो इनके रिसेप्टर कहां होंगे, सीधे साइटोसोलिक या डीएनए के ऊपर। ये साइटोसोल, ठीक है, साइटोसोल या डीएनए के ऊपर। साइटोसोल रिसेप्टर होंगे या डीएनए के ऊपर रिसेप्टर हो सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे होगे मुझे लगता है, ठीक है। तो ये डीएनए हो गया, साइटोसोल हो गया। फाइनली इतना समझ में आ गया, ये रट्टा नहीं मारना। स्टेरॉयडल हार्मोन सेक्स हार्मोन होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स के। कॉर्टेक्स के हार्मोन आपको याद है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कॉर्टेक्स बोला है मैंने, मेडुला नहीं बोला, ठीक है। और आयोडोनेटेड, तो इन एग्जांपल आ जाएंगे, आप कर लोगे। इसको छोड़ के जितने भी हार्मोन प्रोटीन वाले होते हैं, प्रोटीन वाले एड्रिनल पिट्यूटरी के सारे हार्मोन प्रोटीन वाले होते हैं, हाइपोथैलेमस के प्रोटीन वाले होते हैं, ठीक है। थाइमस में, थाइमस कर रहा हूं, थायराइड की, सॉरी थाइमस, थाइमोसिन प्रोटीन वाला है, ठीक है। यानी मोस्टली सब प्रोटीन वाले हैं। प्रोटीन होंगे या पेप्टाइड्स होंगे या अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है। तो ये सारे सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर, तो इसको बोलते हैं, इनके जो रिसेप्टर, इन हार्मोन के रिसेप्टर कहां होते हैं, आप लोग डीएनए बाउंडेड, डीएनए बोल सकते हो, या साइटोसोल बाउंडेड रिसेप्टर्स। अब इनके केस में हम टर्म क्या यूज करेंगे, इसके लिए टर्म यूज करेंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर्स। तो क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आर अ मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर्स, छांट लो उनमें से, ठीक है। डीएनए या साइटोसोल बाउंडेड रिसेप्टर, छांट लो उसमें से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये तरीका हो गया। और कौन से हार्मोन है जिनके केस में सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर के केस जो होंगे, ठीक है, यानी वाटर सॉल्युबल केस में सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंडरी मैसेंजर आइडेंटिफाई करने आएंगे, यानी इससे आप कोई भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और ध्यान से समझोगे किसी भी लेवल का। अच्छा, करते क्या है ये हार्मोन डीएनए में जाकर के, एस से जाए या एस से जाए, डायरेक्ट जाएं या सेकेंडरी मैसेंजर की हेल्प से जाएं, करते क्या है, ये डीएनए को सिग्नल भेजते हैं, भाई प्रोटीन बनाओ, भाई प्रोटीन बनाओ। और प्रोटीन कैसे बनेगी, पहले एमआरएनए बनेगा, ठीक है, पहले एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, फिर प्रोटीन अपना काम करेगी। तो पहले बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होंगे, ठीक है, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होंगे, ठीक है। तो अब यही दिखा देते हैं हम यहां पर। तो पहले क्या होने वाला है, जब से बाइंड करेगा तो तुरंत एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए कहां आएगा, बाहर आएगा। जब एमआरएनए बाहर आएगा तो इस एमआरएनए से कौन बाइंड करेगा, एमआरएनए से राइबोसोम्स बाइंड करेंगे, राइबोसोम्स की यूनिट बाइंड करेंगी, राइबोसोम बाइंड करके, और राइबोसोम की बाइंडिंग से क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो क्या होने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इसको बोलते हैं बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। एनसीईआरटी में दे रखा है, इसी को बोलते हैं बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, बायो केमिकल रिस्पॉन्स। तो पहले बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन, फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होने के बाद क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होंगे, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होंगे। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब है फॉर्मेशन, इसका मतलब है फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। पहले प्रोटीन बनेगी, बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज होंगे, फिर प्रोटीन अपना काम करेगी, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होंगे, काम हो गया हमारा, फिनिश, कंप्लीट एक्शन मैकेनिज्म। किसी भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना, किसी भी लेवल का, ठीक है, हर लेवल का क्वेश्चन सॉल्व होगा, हर लेवल का। एनसीईआरटी भी देख लो, एनसीईआरटी ने ये इतना इतना समझाना था मुझे, एनसीईआरटी का बस इससे ये बताना चाह रहा हूं, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन,
मतलब कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, पर कुछ भी आ जाए आप कर सकते हो भाई। इंसुलिन आप जानते हो, ग्लूकागोन आप जानते हो, पिट्यूटरी हार्मोन आप जानते हो, स्टेरॉयडल नेचर के नहीं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, बस यही क्वेश्चन पूछेगा। स्टेरॉयडल में सेक्स हार्मोन आ गए, एड्रेनल कॉर्टेक्स के आगे वही हार्मोन दे रखे, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आयोडोनेटेड ये है तो प्रोटीन नेचर के, ठीक है, पर आयोडोनेटेड है, खास है, T3T4 ये लिपिड सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आ गए, टायरोसिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। तो आप समझ में आ गया आपको कौन से हार्मोन क्या है, मतलब रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है अगर समझे हो आप तो, ठीक है। और सेकेंडरी मैसेंजर एनसीईआरटी ने क्या रखे, एएमपी, IP3 और कैल्शियम। अच्छा जीएमपी नहीं दे रखा, हमने एक एडिशनल लिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फिनिश, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं, अब देखो ध्यान से एग्जांपल देखो भाई। हार्मोन आया, एफएसएच का एग्जांपल दे दिया उन्होंने, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करेगा, ओवरी से, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन से बाइंड करेगा, इससे क्या होगा, रिस्पांस, फर्स्ट रिस्पांस आएगा, बताओ पहला रिस्पांस कौन सा रिस्पांस है, ये पूछ लेगा आपसे, ठीक है। फिर क्या होगा भाई, फर्स्ट रिस्पांस का मतलब है सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट होंगे तो क्या बनेगा, डीएनए से बाइंड करेंगे, और डीएनए से बाइंड करके क्या होगा, बायोकेमिकल रिस्पांस। बायोकेमिकल रिस्पांस समझते हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। फिर क्या होने वाला है, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस। फिजियोलॉजिकल रिस्पांस में क्या होता है, फंक्शन। फंक्शन क्या है, ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ, फंक्शन। पहले फॉर्मेशन होगा फिर फंक्शन, ये हो गए रिस्पॉन्सेस, ठीक है। एक एग्जांपल इन्होंने एक्स्ट्रा सेलुलर का दे दिया प्रोटीन का, एक एग्जांपल इन्होंने स्टेरॉयड नेचर का दे दिया। और एस्ट्रोडल हार्मोन होंगे, जैसे एस्ट्रोजन है, ठीक है, इनके रिसेप्टर या तो साइटोसोल के अंदर होंगे या डायरेक्टली डीएनए के ऊपर होंगे, पर फाइनली होते डीएनए के ऊपर है, जिन्होंने दिखा दिया है, क्योंकि डीएनए पर आएंगे तभी डीएनए, भाई ये भी डीएनए को रिस्पांस दे रहा है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डीएनए को रिस्पांस दिया जाएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तब डीएनए क्या काम करेगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन के बनने को क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल, बायोकेमिकल। फिर प्रोटीन अपना काम करेगी, काम करने को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, फंक्शन, फंक्शन। अब बताओ क्या दिक्कत हुई, एकदम क्लियर है, नो डाउट। अब बताओ, चैप्टर हो गया फिनिश, कुछ भी नहीं छोड़ा बेटा, फिनिश चैप्टर। कोई डाउट शाउट है, पूरा रिवीजन भी करा दिया, चैप्टर फिनिश भी करा दिया, आज टाइम से पहले करा दिया, 1 घंटे 45 मिनट हुए हैं अभी, सोचो मिनिमम 2.5 घंटे का टाइम था, सब कुछ करा दिया। पूरा हार्मोन आपके बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी बता दी, डायबिटीज के सारे कंसेप्ट भी समझा दिए, मसल्स बिल्डअप क्यों जरूरी है ये भी बता दिया, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है ये भी बता दिया, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज से बचने के लिए, छोटे बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं जो बुढ़ापे पे होती थी, क्योंकि बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, इंडोर गेम खेल रहे हैं, ठीक है। ये बच्चे, आज के बच्चों ने फिजिकल एक्सरसाइज करना ही बंद कर दी है, कुछ भी नहीं करते, बस घर में पड़े रहते हैं, बस मोबाइल दे दो उनको, काम होता रहेगा बस। ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, न्यू जनरेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो बेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। सपोज रिमूव द सेकेंडरी मैसेंजर, भाई सेकेंडरी मैसेंजर रिमूव कर दोगे तो सिग्नल नहीं पहुंचेगा ना, ठीक है। अस्मिता पूछ रही है सपोज, अरे सपोज तो कुछ भी हो सकता है, सपोज रिमूव द ब्रेन, सपोज रिमूव द हार्ट, सपोज रिमूव द किडनी, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, वो चीज रिमूव हो जाएगी तो होगा ही नहीं वो चीज। उमर मलिक पूछ रहे हैं सर क्या हम यकीन 2022 के रेगुलर बैच देख सकते हैं क्या, देख सकते हो बेटा, डिपेंड आप पे करता है। हाँ ह्यूमन, मैंने कल हाँ बायोमॉलिक्यूल खत्म कर दिया है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल सही, आप देख सकते हो, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यहाँ भी कराएंगे भाई, डिपेंड करता है, आपको जल्दी अगर है तो आप वहां भी देख लो, यहाँ भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई बच्चों के पास वो KFC वाला आया था ना कि दोनों ही बैचों में एंटर कर सकते हैं, तो कईयों के पास नहीं है, कईयों के पास है, जिनको चाहे कर सकते हैं, पर एक कोई भी बैच पकड़ लो, अपने चलने दो, ठीक है। यहाँ भी तुम करा रहे हो, कुछ भी चीज छोड़ नहीं रहे हैं, वहां हमने शायद 5 लेक्चर में कराया है, यहाँ हमने आपको 4 ही लेक्चर में करा दिया, बस यहाँ लेक्चर कम मिले हुए हैं हमें, बस इतना ही अंतर है। पर ऐसा नहीं है क्वालिटी घट गई, हमने यहाँ पर
दम लगाना ज्यादा चालू कर दिया, चीख, मतलब समझ रहे हो ना, हर चीज को आपके ब्रेन में थोड़ा फोर्सफुली एक्टिवेट करना चालू कर दिया, बस यही अंतर है। ठीक, कुछ शॉर्ट्स फॉर्म ले लिए हमने, बस इतना ही है। ठीक है, कंटेंट दोनों जगह बराबर है, वहां थोड़ा रिलैक्स मोड में पढ़ाया है, यहाँ थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में पढ़ाया है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, वहां बच्चों को थोड़ा सा और याद कराते हुए पढ़ा दिया है क्योंकि एक दो लेक्चर ज्यादा थे, बस इतना ही अंतर है। नहीं तो दोनों बैचों में मैं बिल्कुल, मेरे लिए दोनों बच्चे समान है, अच्छे हैं। ठीक है, और दोनों को ही क्या करना है, नीट को क्वालिफाई करवाना है। तो मेरी तरफ से तो बेटा सब ओके है, डिपेंड करता है कि आप क्या कर पाते हो। क्वेश्चन कर लें, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। देखो कर लेते हैं, चलो मोबाइल हाथ में रखना पड़ेगा, मुझसे पहले बताना है तभी मजा आएगा। मुझसे पहले, आज मैंने पोल जनरेट नहीं करवाया, वो करवाएंगे किसी दिन, एक पूरा मेंटी चलेगा तभी मजा आता है, नहीं थ्योरी के संग नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब फटाफट मैच करो, करेक्टली मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। मैच करो फटाफट, मैचिंग का है भाई, मैचिंग मैचिंग करो फटाफट, मैचिंग कर दो, लिखते जाया करो, ए के आगे 1 2 3 क्या है, बी के आगे 1 2 3 क्या है, सी के आगे 1 2 3 क्या है, ऐसे लिखते जाया करो फटाफट अपनी नोटबुक पर, और तुरंत मैचिंग करके नीचे रख दिया करो भाई। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन, कौन मिल्क को इजेक्ट कर रहा है, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन देख रखा है, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, पूछा क्या है कॉलम विद कॉलम विद। ठीक है, मिल्क सिंथेसिस हार्मोन, प्रोलैक्टिन, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क जानते हो, लाइफ सेविंग हार्मोन कॉर्टिसोल, सेम लिखा भी रखा है मैंने, लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक है, मेटाबॉलिक हार्मोन, ये थायरॉक्सिन है, बीएमआर को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गया ना भाई। ए का फोर्थ दो दे रखे हैं, ठीक है, ई का फिफ्थ, ई के फिफ्थ में भी बहुत सारे दे रखे हैं, ए का फोर्थ, अच्छा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है फोर्थ आना चाहिए, मैच कर लेना जहां तक मुझे लग रहा है। ए का फोर्थ, ठीक है, बी का सेकंड, ठीक है, सी का थर्ड, ठीक है, डी का फर्स्ट दे दिया है, ठीक है, ई का फिफ्थ, ठीक है, डी आ जाना चाहिए। ठीक है, एक बार मैच और कर लेना, कभी कभी मुझसे ऐसे लगाने में हो जाती है आगे पीछे। ठीक है, उसको मतलब इशू मत बनाया करो। ठीक है यार, कभी यहां लगा रहा था यहां लग गया। ठीक है, कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना। चलो डी, पिक अप द ऑड वन इन ईच, ठीक है, सीरीज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मेलाटोनिन, गोनाडोट्रोपिन, ऑड वन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑड वन ढूंढना होता है तो ऑड वन ढूंढ लिया करो फटाफट। ठीक है, ऑड वन ढूंढो, मेलाटोनिन, गोनाडोट्रोपिन, एसीटीएच, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, एसीटीएच, गोनाडोट्रोपिन, ये सब पिट्यूटरी से निकलते हैं, मेलाटोनिन पिट्यूटरी से नहीं निकलता। ऑड वन, T3 T4, T3 T4, TCT PTH, ये अलग ग्लैंड से निकलता है PTH, ये पैराथायराइड का हार्मोन है, ये तीनों थायराइड के हार्मोन है, तो ऑड वन PTH हो गया। ठीक है, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, एफएसएच, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, ठीक है, एफएसएच। देखो कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन, याद हो ये तीनों के तीनों फैट सॉल्युबिलिटी को दिखाते हैं, एफएसएच फैट सॉल्युबिलिटी को नहीं दिखाता। ठीक है, ऑड हो गया। गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके, ये गट के हार्मोन है, ये तीनों गट के हार्मोन है। एएनएफ हार्ट से निकलता है, ये तीनों गट से निकल रहे हैं, ये हार्ट से। ऑड वन क्या होगा ये, तो मेलाटोनिन, पीटीएच, एफएसएच, एएनएफ, मेलाटोनिन, पीटीएच, एफएसएच, एएनएफ, बी वाला ऑप्शन आ गया। ऑड, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऑड और इवन निकालना। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, T4 को मैच करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। T4 थायराइड से निकलने वाला हार्मोन हो गया। ठीक है, पीटीएच पैराथ हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड, पीटीएच पैराथायराइड ग्लैंड, जीएनआरएच हाइपोथैलेमस, एलएच पिट्यूटरी, मैच कर लो। ठीक है, मैच कर लो कौन सा होगा, आगे बढ़ो। एल्डोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, कहां से निकलता है, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में भी ध्यान रखना है आपको, जोना ग्लोमेरुलोसा, एल्डोस्टेरोन ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, बोथ द थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन दैट कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, भाई दोनों के दोनों कैल्शियम रेगुलेशन में काम करते हैं। कैल्शियम 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 यहां पर भी दे रखा है, कैल्शियम यहां पर भी दे रखा है। आगे चलते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ दिस आयन इज डिक्रीज बाय, डिक्रीज करने के लिए थायरोकैल्सिटोनिन, इंक्रीज करने के लिए पैराथ हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन पैराथ हार्मोन फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट थायरोकैल्सिटोनिन पैराथ हार्मोन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मैसेंजर? जीएमपी है, सीएमपी है, कैल्शियम है, सोडियम सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन इंक्लूड ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड? एक्सो नहीं, ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड। बता लगाओ। एड्रिनल ओवरी, ओवरी एंडो एक्सो दोनों है? नहीं है। पैनक्रियाज एंडो एक्सो दोनों है? ठीक है। टेस्टिस एंडो एक्सो दोनों है। पैराथायराइड और एड्रिनल ओनली और ओनली एंडो है, एक्सो नहीं है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल एलएच हेल्प इन अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? नो, उसके लिए एस्ट्रोजन। स्टिमुलेट ओवरी टू सीक्रेट एस्ट्राडायोल? एस्ट्राडायोल नहीं, एस्ट्रोजन होना चाहिए वैसे मुझे तो लग रहा है। हेल्प इन रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी? यस। एलएच हार्मोन, अरे क्या हो गया? एलएच हार्मोन क्या काम करता है? ये ओवल्यूशन कराता है, ओवल्यूशन। सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ही ओवल्यूशन होता है। आगे चलते हैं। अ हार्मोन विच मेंटेन बीएमआर रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड एराथ्रोपोइसिस? आप सुनो, बीएमआर को भी, ठीक है, और एराथ्रोपोइसिस को भी। समझ गए होंगे। एराथ्रोपोइसिस को कौन इंड्यूस करता है यहां पर? थायरोक्सिन। दोनों के लिए थायरोक्सिन है। सी। मुझसे पहले लगाओ तभी मजा आएगा। इन फीमेल एलएच स्टिमुलेट्स, किसको स्टिमुलेट करता है? इन ओवरी टू सीक्रेट। भाई एलएच कॉर्पस ल्यूटियम के बनने को स्टिमुलेट करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन इन हार्मोन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉर्पस ल्यूटियम दोनों में दे रखा है, ठीक है। यहां भी कॉर्पस ल्यूटियम है, यहां भी कॉर्पस ल्यूटियम है। एफएसएस सिक्रेशन ना, प्रोजेस्टेरॉन, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन आ जाएगा। विच हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ? साथ में ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, लो पिच वॉइस। समझ में आ गया होगा। एंड्रोजन की बात चल रही है भैया, एंड्रोजन, मस्कुलरिटी, ठीक है। DHEA जो मसल्स गेनर लगवाते हैं जिम के अंदर जाकर के। ओके, थैंक यू डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। मजा आया नहीं आया? ठीक है। आज हमारा लास्ट लेक्चर था, अब बॉटनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर अगेन जूलॉजी, फिर बॉटनी, अल्टरनेट चलता रहेगा और आनंद लेते रहेंगे, ठीक है। आत्मा तृप्त होती रहेंगी और सुपर 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 लेवल पे जाते रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से यानी लंबे से ब्रेक के बाद। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।